Welcome guys, welcome to our YouTube channel. Today we're gonna be discussing CA Final Financial Reporting December 2021 exam solutions. So as you all are aware, December 2021 एग्जाम दिसंबर का पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल था. डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आ गए थे. बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस थे. ऑल्दो हमारे पास इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स नहीं हैं और वो रिजल्ट के भी 1 महीने बाद आते हैं. तो आई हैव टेकन दी एफर्ट क्यों ना सॉल्यूशंस बना लिए जाएं. आप सब भी ऑल्दो वेट कर रहे होंगे अपना अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए. मैंने भी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करा है, आप सब भी करिए. ऑल्दो आप सब कहेंगे कि सर आपका क्यों हम सजेस्टेड आंसर देखें, हम तो आईसीए के पे ट्रस्ट करेंगे. तो डेफिनेटली आंसर इज़ यस कि आप मेरे आंसर्स पे क्यों रिलाई करें. बट आंसर इज़ ऑल्सो दैट कि आप सबको भी अपने सेल्फ इवैल्यूएशन करना है. एंड आई हैव टेकन दी एफर्ट टू मेक दी सजेस्टेड आंसर्स एंड दीज आर प्योरली बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल्स. आपके इंस्टीट्यूट का जो भी एसएम था, स्टडी मटेरियल था, वहाँ के उसके फॉर्मेट से ही मैंने आंसर्स बनाए हैं. वहाँ का ही सारा सजेस्टेड आंसर्स मैंने लिया है. तो ऑल दो सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, क्यों ना हम एक साथ एफर्ट लें इस सजेस्टेड आंसर्स बनाने में. एंड डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इवन आपको भी लगता है कि किसी भी आंसर में आपका डिफरेंट ओपिनियन है, यू हैव डिफरेंट अजम्पशन, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना अजम्पशन लिख सकते हैं. डेफिनेटली आई हैव टेकन दी एफर्ट कि आपको प्रोबेबली सारे सजेस्ट आंसर्स 100% करेक्ट होंगे. इन केस यू फाइंड एनी ऑफ द एरर, आई फील फ्री टू डेफिनेटली रिवर्ट बैक एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट बैक टू यू. सो मूविंग ऑन, हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था that was based on financial instruments Ind AS 109 का था. and this was based on the concept of SDR, strategic debt restructuring. आप सबको पता ही होगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम कैसे करते हैं. दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग होती है जिसे हम सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, और एक होती है हमारी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग. तो अगर हम देखते हैं 10% वाली कंडीशन देखते हैं, अगर वो नीचे सेटिस्फाई हो जाती है 10% और मोर, अगर हमारा डिफरेंस किसका डिफरेंस ऑफ द न्यू टर्म्स, जो हमारी रिस्ट्रक्चरिंग डेट पे न्यू टर्म्स हैं, उसका हम ओरिजिनल ईआरआर पे डिस्काउंट करके लाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और कैरिंग अमाउंट हम और ऑन द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग देखते हैं जो भी डिफरेंस होता है दोनों का. इफ द डिफरेंस इज 10% और मोर, तो हम उसको क्या करते हैं, सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन मान के उसकी हम एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कर देते हैं. और अगर हमारा 10% से कम होता है तो हम उस पर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें हम न्यू ईआरआर निकालते हैं, उसके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं. तो दिस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं. कूपर लिमिटेड एक कंपनी थी, उसने 95 लाख बोरो करे हैं. किससे? XYZ बैंक से करे हैं. 1 अप्रैल 2018 पे करे हैं. क्या इंटरेस्ट रेट है? 10% पर एनम है. कूपर लिमिटेड ने 1,80,912 लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी पे करे हैं. अगर आप सबको पता हो, अगर हमारे पास 95 लाख का लोन था और हमने 1,80,912 लोन प्रोसेसिंग चार्जेस इंकर कर दिए हैं, तो इफेक्टिवली हमारा लोन अमाउंट कितना रहा? 93,19,088. तो ये हमारा लोन अमाउंट है. इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आउटफ्लो को माइनस करेंगे, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करनी है. 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. अच्छा, तो आपके सोच रहे ईएमआई लगेगा, इक्वेटेड मंथली एनुअल इंस्टॉलमेंट? नहीं नहीं, ये नहीं लगेगा. यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन. तो इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 95 लाख है. तो 95 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 19 लाख हमें हमें पे करना है, इक्वली 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है. और जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, दैट हैज़ टू बी पेड एनुअली ऑन एक्रूअल बेसिस. अच्छा, एनुअली मतलब इनिशियली हमारे पास 95 लाख का लोन था, उसको हमें कितना इंटरेस्ट रेट है, 10%. तो हमने 10% पे करा, मतलब 9,50,000. ठीक है. 95 में से फिर दोबारा हमारा 19 लाख का लोन पे हो गया, कितना बचा, 76 लाख. उस पर फिर 10%, 7,60,000. ठीक है. 76 लाख में से फिर हमने कितना पे करा, 19 लाख का प्रिंसिपल पे करा, फिर उस पर 10%, 5,70,000. तो इस तरीके से हमारा क्या निकला, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट. बट अगर आपको पता हो, हम इसके अंदर इंड एस 109 के अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, बट पेमेंट एक्चुअल पे होती है. तो आप अगर देखोगे तो हमारा लोन था 95 लाख माइनस 1,80,912, 93,19,088. इस पे 10.8% से हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो कितना आया, 10,06,461. और जो पेमेंट होगी, हमारी पेमेंट कितने की होगी, पेमेंट होगी हमारी एक्चुअल में 9,50,000. आपको मैं एक बार टेबल से शो कर देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो देखिए, हमारे पास 95 लाख का लोन था, प्रोसेसिंग चार्जेस 1,80,912 के हो गए. इफेक्टिवली लोन हमारे पास 93,19,088 का बचा. उस पर 10.8% निकालेंगे तो उस पर आएगा 10,06,462. इसका आपने क्या करा, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया. ठीक है. अब माइनस क्या करोगे, एक्चुअल कैश आउटफ्लो क्या रहा. आपने कहा 19 लाख का तो मेरा प्रिंसिपल था, और 19 लाख
प्रिंसिपल हो गया 95 लाख पे 10% आपने इंटरेस्ट पे करा 9,50,000, ये एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है, और आपने जो ड्यू करा था वो इफेक्टिव ERR पे करा था। तो माइनस करा आपने 19 लाख, माइनस में करा आपने 9,50,000 किस में से 93,19,88 प्लस 10,06,462 माइनस 19 लाख माइनस 9,50,000। ठीक है, तो टोटल आपका इफेक्टिवली अब न्यू जो आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई है 74,75,550 एज ऑन 31 मार्च 2019, या फिर कह लो ओपनिंग हो गया हमारा 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब इस पे दोबारा हम क्या करेंगे 10.8% के हिसाब से दोबारा ERR ड्यू करेंगे 10.8%, और हमने क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है 19 लाख का तो प्रिंसिपल गया, और 7,60,000 का अब इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 7,60,000। तो हमारे पास दोबारा कितनी कैरिंग अमाउंट बच गई 56,22,909। तो इस तरीके से हम ये पूरी टेबल बना लेंगे। ऑल दो हमें एग्जाम में पूरी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑल दो ये सजेस्टेड आंसर में दी गई थी, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखी थी, तो मैंने भी आपको दिखा दी है। बट जो है यहाँ तक आपका आंसर टेबल बननी चाहिए। और इसमें भी एक कैच था, ये तो हमने टेबल बना दी जो हमारे क्या होना चाहिए विदाउट SDR, कि ये टेबल आपकी ऐसे बनती। बट जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई तो उसमें क्या हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग जब हुई तो हमने देखा 31 मार्च 2020 पे कुंभा लिमिटेड को चैलेंजेस फेस हुए बिजनेस में, सडन टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो इसने XYZ बैंक के पास गया, रीनेगोशिएट करा टर्म्स ऑफ लोन, पता चला कि इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम हो गया है, और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेबल करनी है एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2021। और जो इंटरेस्ट होगा वो आपको एक्रुअल बेसिस पे, वो तो हमें पता ही है। और इन्होंने कहा बिफोर अप्रोचिंग बैंक कूपर लिमिटेड मेड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 31 मार्च 2020। तो इसके अंदर जो चीज़ थी, आपने कहा कि मेरे पास 95 लाख का लोन था, मैं इस पे 10, और इसमें इसमें 1,80,912 के मैंने लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पे कर दिए। ठीक है, आपने इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ड्यू करा, आपने पहले ईयर का आपने कैश आउटफ्लो 19 लाख पे करा, उस पर आपने इफेक्टिव जो भी आपका 9,50,000 इंटरेस्ट रेट था वो पे करा। फिर आपके पास जो बैलेंस बचा, कितना बचा आपके पास, बैलेंस बचा 74,75,550। ये कब बचा, एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, 74,75,550। तो इस पे आपका था ओपनिंग बैलेंस, और फिर आपने इस पे इंटरेस्ट ड्यू करा ERR से, दैट इज 8,07,359। ऐड करो 8,07,359। अब इसमें से क्या कह रहा है, इसने क्या कहा कि इसने 31 मार्च 2020 पे आपको ये बैलेंस आ गया 82,82,909। ये आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। अभी कह रहा माइनस क्या करना है, ये कह रहा है सिर्फ इसने जो पेमेंट करी है ना, वो सिर्फ करी है इंटरेस्ट पेमेंट की करी है एज ऑन 31 मार्च 2020। मतलब इसने जो प्रिंसिपल है ना, ये वाला जो 19 लाख का जो प्रिंसिपल है आपका, ये वाला जो 19 लाख का प्रिंसिपल है, इसने इसकी पेमेंट करी ही नहीं है, इसने सिर्फ 7,60,000 की पेमेंट करी है। तो आपकी जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट आएगी वो सिर्फ इसमें से 82,82,909 में से आप 7,60,000 ही माइनस करोगे, तो बैलेंस जो आएगा आपका, जो कैरिंग अमाउंट आएगी ऑन द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज 75,22,909। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट आएगी, अब इस तरीके से आपको एग्जाम में टेबल बनानी होगी। मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्या होता है, SDR का कॉन्सेप्ट होता है, हमें पता है कि 10% वाली कंडीशन चेक करनी होती है, अगर मोर देन 10% वाली कंडीशन है सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन मानते हैं, उसमें हमें फ्रेश अकाउंटिंग ऑफ न्यू लोन करनी होती है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो न्यू टर्म्स पे बट एग्जिस्टिंग ERR पे क्या हमारा क्या आ रहा है, हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन आ रही है। यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर है दैट इज 10.8% है, 10.8% पे हम एग्जिस्टिंग ERR पे डिस्काउंट करेंगे, उसकी वैल्यू 8642 आएगी। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आई है। पर हमारी कैरिंग अमाउंट हमारी निकल गई थी 75,22,909। ठीक है, अब हम देखते हैं अब इन्होंने क्या करा है, न्यू टर्म्स क्या है, अब हमें क्या निकालनी है, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट आ गई, अब न्यू टर्म्स की क्या फेयर वैल्यू है। अब न्यू टर्म्स की फेयर वैल्यू है, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास लोन था, इन्होंने कहा 95 लाख में से हमने प्रिंसिपल की सिर्फ 19 की पेमेंट करी है, दैट इज 76 लाख का अभी भी हमारे पास लोन बच रहा है। और इन्होंने कहा कि अब इसे क्या कर दो, 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेबल कर दो। तो इसको डिवाइड बाई 8 करेंगे 76 लाख को, तो आएगा 9.5 लाख, दैट इज 9,50,000 की हमें पेमेंट होगी 8 टाइम्स। तो ये हमने देखा 9,50,000, और इसको इन्होंने 8 बार पेमेंट ड्यू करी, ये आपका आउटफ्लो आया। अब इस पे क्या करा, इंटरेस्ट रेट जो है आपका 15% हो गया है, तो 76 लाख इंटू 15% दैट इज 11,40,000। तो आपका फर्स्ट ईयर का जो 31 मार्च 2021 को आपका आया, कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ 11,40,000। ठीक है, और उन्होंने कहा सेकेंड ईयर में क्या होगा, 76 लाख माइनस में 9,50,000, तो आपका है 66.5 लाख, उस पर इंटरेस्ट दोबारा 15% से ड्यू करो, दैट इज 9,97,500।
अब एज ऑन 31 मार्च 2023 को क्या होगा, अभी हमने क्या करा था 76 लाख में से कितने का लोन पेमेंट हो गया, प्रिंसिपल 9.5, दोबारा 9.5 पे हो गया, कितने का प्रिंसिपल बचा 57 लाख, उसको किससे मल्टीप्लाई करो 15%, इस तरह से आपकी इंटरेस्ट पेमेंट आ गई 8,55,000। अब नेक्स्ट वाली आप खुद निकालिए, कैलकुलेट करिए कैसे आएगी, 7,12,500, 76 लाख, और कितनी बार प्रिंसिपल की पेमेंट हो गई है, 4 बार पेमेंट हो गई है। करिए से आप 9.5 माइनस करिए, 9.5 माइनस करिए, 9.5 तीन बार हुई है, हाँ 3 बार आपकी हुई है पेमेंट माइनस, तो 47.5 आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग बच रहा है लोन, उससे 15% निकालिए, दैट इज 7,12,500। शॉर्टकट भी है इसका एक, आप सबको पता ही है क्या करना है, 9,50,000 बार बार प्रिंसिपल कम हो रहा है, तो क्या करो 9,50,000 इंटू 15%, 1,42,500, ये इस इंटरेस्ट में से बार बार ये माइनस करते रहो, जैसे 11,40,000 आ गया था, उसमें से 1,42,500 माइनस कर दो, 9,97,500, फिर 1,42,500 माइनस कर दो, 855, फिर 1,42,500, 7,12,000, फिर 1,42,500, ऐसे हमारा 5,70,000 इस तरीके से निकलता रहेगा। जैसे शॉर्टकट है आपको पता ही होगा, और ये तो आपका 9,50,000 की कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हम बार बार 1,42,500 माइनस कर दें। और डिस्काउंटेड कौन सा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल ई आर आर कॉन्सेप्ट ही यही है, ओरिजिनल ई आर आर पे हम निकालते हैं 10% वाली कंडीशन, तो ऊपर का 10% वाला डिस्काउंटेड बेकार है, 15% वाला डिस्काउंटेड बेकार है, ये दोनों एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दिए, जो मेरे रेलिवेंट है दैट इज 10.8। इस पे आप देख लो 9.903 0.815, ये सब आप फैक्टर यहाँ पे लगा के, ये इन्होंने कर रखा है 0.903 0.815, ऐसे फैक्टर लगा के इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन निकाली हमने 86,42,768, ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन एट एग्जिस्टिंग ई आर आर बट ऑफ न्यू टर्म्स। तो इसको हम माइनस करेंगे 86,42,768 को, जो हमारी कैरिंग अमाउंट एग्जिस्टिंग लोन की कितनी थी 75,22,909, अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, डिफरेंस आया कितना 11,19,859। अब इसको जो 11,19,859 को डिवाइड करो किससे 75,22,909, कितना परसेंटेज आया चाहिए 14.89%, तो ऑब्वियसली 10% से ज़्यादा है, सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी, वही सब मैंने थ्योरी लिखी है, 10% ज़्यादा है सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी, और सेपरेट फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, एग्जिस्टिंग को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इन्होंने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी थी, एक बार वो भी देख लेते हैं। फॉर ऑन द डेट ऑफ लोन क्या करेंगे, आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू 93,19,088, लोन की अकाउंटिंग आप कर ही लेंगे, बहुत सिंपल है, हमें तो बस ये लोन का अमाउंट देखना था, जिन बच्चों ने ये वाली अमाउंट सही निकाल दी उनको नंबर मिल जाएंगे, बाकी सबके नंबर कट जाएंगे, सिंपल था। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको हर एक मतलब कितने साल हुए 2 साल हो गए ना, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो अब क्या करेंगे लोन पे आप क्या करेंगे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो इन्होंने वही चीज़ करी है, इंटरेस्ट इन्होंने क्या कहा था फर्स्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट था 10,06,462, उस पर इन्होंने ड्यू करा था, और पेमेंट कितने की हो रही थी 19 लाख का तो प्रिंसिपल था, और 9,50,000 का क्या था आपका इंटरेस्ट था, तो 28,50,000 की पेमेंट हो रही है, और लोन में कितना रिडक्शन आ गया 18,43,538 का। ऐसे हम नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 31 मार्च 2020 पे, आपको पता है सिर्फ एक ही चीज़ की पेमेंट ही है, दैट इज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की पेमेंट हुई नहीं है, और इंटरेस्ट कितना निकाला था हमारा 7,60,000, जी हाँ 7,60,000, और हमारा इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ था 8,07,359, जो डिफरेंस आया यहाँ पे लोन इंक्रीज हो गया, पहले डिक्रीज हुआ था बढ़ गया 4,7,359 से, ये तो सिंपल ही था। तो 109 की अकाउंटिंग है, ये इन्होंने थ्योरी लिख रखी है सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन की, ये सब तो आपको लिख के आनी है, आप पढ़ भी लेना इसे। और अब हमें देखना है इस क्वेश्चन ने क्या बोला, अब इन्होंने कहा कि ये सब तो काउंटिंग हो गई सेपरेट मॉडिफिकेशन की, हाँ, और इन्होंने कहा कि एक 31 मार्च 2021 तक हमें जनरल एंट्री पास करके दिखाओ, तो ठीक है, हमने कहा कि आपने एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कर दी, अब उसकी एंट्री क्या होगी, अब आप देखिए, अब इन्होंने क्या करा, पुराने वाले लोन को हम डी रिकोगनाइज करते हैं, न्यू लोन को रिकोगनाइज करते हैं, तो पुराने वाले लोन की कैरिंग अमाउंट आ गई थी 75,22,909, और नया लोन क्या बचा प्रिंसिपल 76 का बच रहा था, तो उन्होंने वही चीज़ लेके आ गए 76 लाख का लोन लिखा, और फाइनेंस कॉस्ट जो भी डिफरेंस आया वो पी में लेके चले जाते हैं, दैट इज 77,091, ये तो सिंपल ही था। तो बस मैं यही इनकी अकाउंटिंग मांगी थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। सेकंड क्वेश्चन था जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बहुत लोग तो कह भी रहे होंगे 90% लोगों ने तो ये वाला क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट ही ना करा, या करा होगा तो पता नहीं, कह दिया कि भाई क्या दे दिया इन्होंने, इंडेक्स 101 पे था फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पर इन्होंने मैंडेटरी में दे दिया, बट नेवरदलेस हमें करना था हमने करा। और इन्होंने कहा कि टोटल इक्विटी का बैलेंस बताओ,
और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वगैरह बताओ टोटल इक्विटी की एज पर एएस और एज पर इंड एस। तो आपने सबने पढ़ा ही होगा इंड एस 101। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे कैसे ये होगा। सबसे पहली एडजस्टमेंट थी ये कौन सी प्राइवेट लिमिटेड है, रेनी प्राइवेट लिमिटेड है, और 31 मार्च 2021 पे है, और इनका ट्रांजिशन डेट क्या है, 1 अप्रैल 2019 की है। और इन्होंने क्या करा है, कंपनी ऑप्टेड टू फेयर वैल्यू इट्स लैंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड कितनी है, 95 लाख है। द कैरिंग वैल्यू इनकी है 42.75। तो हमने देखा कि भाई जो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड जो इंक्रीज़ हो रही है उसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हमें सारा रिटेन अर्निंग में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल दो वैसे रिवैल्यूएशन है बट हम इसे रिटेन अर्निंग में कहेंगे क्योंकि इससे टोटल इक्विटी मांगी है। तो 95 लाख माइनस 42.75 लाख, 52.25 का यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा। और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ख़त्म कर देंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे आगे कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल 760 लाख की है। अब इक्विटी के अंदर क्या होता है जो आपको इंडेक्स के अंदर देखना होता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी क्या होती है वो नहीं आती है इक्विटी के अंदर, वहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। आपने फॉर्मेट भी देखा होगा तो और इसने बोल भी दिया कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानना, उसे इक्विटी में लेके ही मत जाना। तो हमने भी लिया नहीं, 760 लाख का इक्विटी आ गया। और उन्होंने कहा क्या कहा, जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, जनरल रिजर्व है 910 लाख का। तो अच्छा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व 380 का है, 40 का कैपिटल रिजर्व है, और जो बैलेंस बचा उसे रिटेन अर्निंग में लेके जाना। तो 380 का जनरल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिजर्व 40 का आ गया, बैलेंस आ गया आपका रिटेन अर्निंग 490 लाख। हमने इंक्रीज इन लैंड निकाला था 52.25 लाख, वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। कौन सी, एक तो हमारी पॉइंट नंबर 1 की एडजस्टमेंट हो गई है, इंक्रीजिंग फेयर वैल्यू ऑफ लैंड, ये वाली हो गई है। हमारे पास ये वाली एडजस्टमेंट हो गई 5 वाली, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनके जो बैलेंसेस थे। और हमारे पास ये 6 वाली एडजस्टमेंट हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस के जो बैलेंस है 910 लाख। ठीक है, डन। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। इन्होंने कहा कि प्रपोज डिविडेंड है 5.7 का, उससे रिलेटेड डीडीटी दे रखा है इन्होंने 1.65 लाख का। इन्होंने कहा कि इट वाज रिटर्न बैक एज ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट डेट। अच्छा, अब एक इसके दो व्यूज़ हैं। एक तो इन्होंने कहा कि रिटर्न बैक एज ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट डेट। तो मोस्ट ऑफ दी व्यूज़ जो हैं वो कहते हैं कि हम इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे क्योंकि इट वाज ऑलरेडी एडजस्टेड ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट डेट। बट एज पर आई सजेस्टेड, जो आई ने अपने स्टडी मटेरियल में कर रखा है, उन्होंने इसको दोबारा ऐड बैक करा हुआ है। अब पता नहीं क्यों करा है, पर जब करा है तो माइट भी उन्होंने अज्यूम करा है कि इट वाज नॉट एडेड बैक। तो इस वजह से हम 5.7 प्लस 1.65 7.35 हम ऐड बैक कर देंगे। 7.35 हमने ऐड बैक कर दिया, डी रिकॉग्निशन ऑफ प्रपोज डिविडेंड एंड उससे रिलेटेड डीडीटी। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी है, मैं थर्ड वाली एडजस्टमेंट पे अभी आता हूँ। पहले हम फोर्थ वाली एडजस्टमेंट देखते हैं। इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडी करी 18.62 की है, उसकी फेयर वैल्यू 25.75 है। तो अभी इसका देख लो कितना इंक्रीज़ हो गया, इसमें इंक्रीज़ हुआ 7.13, तो वो ऐड कर देंगे, 7.13 ऐड कर दिया। और अब नेक्स्ट वाली जो एडजस्टमेंट है आपकी ये थर्ड वाली। अब इन्होंने कहा कि नॉन इंटीग्रल ब्रांच थी, AS11 पहले लगाते थे, उसका बैलेंस था 2 लाख था, रिजर्व के अंदर था, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। अब फर्स्ट टाइम अडॉप्शन हुआ तो इन्होंने कहा क्या, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस को इन्होंने कहा जीरो कर दो। जीरो कर दो तो मतलब क्या, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन रिजर्व डिफरेंस को आप किस में ले जाओ, रिटेन अर्निंग में ले जाओ। तो 2 लाख को इन्होंने क्या कर दिया, रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया। तो इन्होंने ऐड कर दिया 2 लाख रिटेन अर्निंग में। अब इसका एक डिफरेंट व्यू है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं हमारे पास जो रिजर्व सरप्लस के बैलेंसेस थे, ये वाले देखिए, इन्होंने क्या कहा 910 लाख है। ठीक है, बिफोर ट्रांजिशन टू इंडेस, मतलब बिफोर ट्रांजिशन टू इंडेस मतलब ये कौन से बैलेंसेस हैं, ये एएस वाले बैलेंसेस हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ट्रांसलेशन डिफरेंस भी होना चाहिए। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जनरल रिजर्व तो दिया 380 का, इन्होंने 40 का कैपिटल रिजर्व भी दिया। उन्होंने क्या कहा, बैलेंस ट्रांसफर कर दो रिटेन अर्निंग में। तो उन्होंने क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस का तो दिया ही नहीं कि उसका रिजर्व कहाँ है 2 लाख का। तो इसके अंदर एक और असम्पशन थी कि या तो आप अज्यूम कर लो कि वो सारा बैलेंस रिटेन अर्निंग के अंदर है। जब वो इसके अंदर है तो आप इसमें से क्या करोगे, 2 लाख इसमें ऑलरेडी आप अज्यूम करोगे कि है, और 2 लाख जब आप अज्यूम करोगे तो इसमें से फिर आप माइनस करोगे सी ट्रांजेक्शन डिफरेंस को, क्योंकि उसे आप ट्रांसफर करोगे रिटेन अर्निंग में, फिर दोबारा आप ऐड बैक करोगे तो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो वही मैंने दूसरा व्यू लिखा है कि इट हैज़ बीन अज्यूम दैट क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन रिटेन अर्निंग, hence we have transferred 2 lakh to retain earning. Alternatively, it can be assumed that cumulative translation difference has been included in retain earning. In this case, it will have no impact on total equity. अब ये assumption है, जिसको समझ आए ठीक है, अदरवाइज ऐड करके आ जाना, नंबर मिल जाएंगे।
और इसके बाद बैलेंस टू टोटल इक्विटी 1738.73, ये आ ही जाएगा आपका, ये आप कैलकुलेशन कर ही लेना। अब इन्होंने कहा क्या कहा, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मंगवा ली कि भैया एएस की और इंड एस की क्या कर दो, रिकनसाइल कर दो। तो आप सबको पता ही है इन एएस के अंदर क्या करते थे, उसमें तो दोनों शेयर कैपिटल आती थी, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। तो इक्विटी 760 आई गई, प्रेफरेंस 180 आ गई, टोटल 940 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 910 दे ही रखा था, टोटल इक्विटी आ गई 1850। अब इन्होंने क्या करा, अब देखो अब इंडेस की वजह से क्या हुआ। सबसे पहले तो ये रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स ही हट गए। ये क्या हुआ, क्लासीफाई हो गए किसमें, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। तो वो लिख दिया इन्होंने, एडजस्टमेंट ड्यू टू रिक्लासिफिकेशन, 180 हटा दो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ले जाओ, इक्विटी में इसका कोई काम नहीं है, तो हमने भी हटा दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा, प्रपोज डिविडेंड जो था, जो आपका डिविडेंड था उससे रिलेटेड सीडीटी था, उन्होंने कहा था कि अब उसे लाइबिलिटी हमें कंसिडर ही नहीं करना है। जब लाइबिलिटी कंसिडर नहीं करना है तो लाइबिलिटी से उठा के उसे ऐड बैक कर दो किसके अंदर, रिटेन अर्निंग के अंदर। तो दोबारा हमने 7.35 भी ऐड कर दिया। अब देख लो, अब दो चीज़ की फेयर वैल्यू बढ़ गई थी, एक तो लैंड की बढ़ी थी और किसकी बढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। तो वही इन्होंने लैंड की 52.25 ऐड कर दी इक्विटी के अंदर, और 7.13 ऐड कर दी। और एक रिलेटेड ट्रांसलेशन डिफरेंस का पॉइंट था कि भाई वो भी अब कहाँ पे ले जाओ, आप रिटेन अर्निंग में ले जाओ रिजर्व सरप्लस से, तो हमने भी वही कर दिया 1738। अब इसके अंदर क्यों ऐड करा, अगेन दो व्यूज़ हैं। हमने अज्यूम करा कि भाई ये जो रिजर्व सरप्लस है इसके अंदर क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस है ही नहीं। दूसरा व्यू क्या होता, अगर अज्यूम होता तो ये यहाँ से हट जाता, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, आंसर वुड हैव बीन सेम। बट अगेन क्वेश्चन में साइलेंट था, तो आप कोई भी अजम्पशन लेके कर लो। बेस्ट अजम्पशन जो है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप सब अपने व्यूज़ बताइएगा, कि ये ऐड बैक होना चाहिए। और बाकी देखते हैं आईसीए क्या सजेस्टेड आता है, बट टिल देन हम इसे ऐड बैक कर लेते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दैट वाज बेसिकली लड्डू क्वेश्चन, मतलब बच्चे बच्चे ने वाला क्वेश्चन करा होगा। हम कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं, बट इन्होंने बेसिक क्वेश्चन कह दिया कि भाई वैसे काइंड ऑफ रिवर्स एक्विजिशन है, बट ये लार्जर एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है। और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट है। वहाँ पे एक्स बी एक्स वाला क्वेश्चन दे रखा था, उसमें दो तरीके से अकाउंटिंग करवाई थी। एक में अज्यूम करवाया था कॉमन कंट्रोल है, दूसरे में कहा कि कॉमन कंट्रोल नहीं है। तो आप बताओ दोनों केसेस में अकाउंटिंग कैसे होगी। इस वाले क्वेश्चन ने सिंपल कर दिया कि भाई हम अज्यूम करते हैं कि वाला कॉमन कंट्रोल नहीं है, तो आप बताओ अकाउंटिंग कैसे होगी। तो जब कॉमन कंट्रोल नहीं होता तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन सी लार्जर एंटिटी है। अब यहाँ पे दो एंटिटी दे रखी है, सन लिमिटेड, मून लिमिटेड। अब जो आपने स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन देखा होगा, उसके अंदर क्लियरली स्टेटेड था कि बी एक्स लिमिटेड, ए एक्स वाला क्वेश्चन था, बी एक्स लिमिटेड वॉज द लार्जर एंटिटी। अब इन्होंने क्वेश्चन ने ट्रिक कर दी, भाई लार्जर एंटिटी नहीं बताया कौन सी है, कि सन लिमिटेड है या मून लिमिटेड है। ठीक है, तो सन लिमिटेड मून लिमिटेड है, उनकी फेस वैल्यू क्या है, शेयर्स की 10 ईच है। ठीक है, हमने भी कहा ठीक है, ये बैलेंस शीट दे रखी है दोनों की, नोट्स वोट्स बता रखे हैं। अभी आए अपनी एक्सप्लेनेशन पे, कहते हैं कि भाई सन मून लिमिटेड न्यू एंटिटी फॉर्म हो रही है, वो डिस्चार्ज करेगी नंबर ऑफ शेयर्स टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। और न्यू डिवेंचर होंगे वो ओल्ड सीरीज वाले नेचर के ही होंगे। आपको क्या निकालना है, पीसी निकाल दो और डिस्चार्ज करवा दो, रीडिंग अ नोट एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट, अज्यूमिंग दैट सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड आर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। इन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया कि कॉमन कंट्रोल में नहीं है। And management of larger entity of Sun Limited and Moon Limited will take over of the entire Sun Moon Limited। इन्होंने बताया नहीं कौन सी लार्जर एंटिटी है, तो जब बताया नहीं तो इसकी एक ट्रिक होती है, कैसे हम निकालते हैं। हम देखते हैं, एक तो सिंपल सा ही है, आप देख लो फेयर वैल्यू किसकी ज़्यादा है। इसकी सन लिमिटेड की 2.2 सी आर है, इसकी मून लिमिटेड की 2.8 सी आर है। तो ऑब्वियसली मून लिमिटेड की ज़्यादा फेयर वैल्यू है, क्यों होगी, ये लार्जर एंटिटी होगी। तो वही एक हमने इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग निकाली, पहले भाषण लिखा हमने 103 क्या कहता है, कि लार्जर एंटिटी वाले केस में कैसे क्या करते हैं, काइंड ऑफ रिवर्स एक्विजिशन हो जाता है, काइंड ऑफ रिवर्स एक्विजिशन हो जाता है। सन लिमिटेड की फेयर वैल्यू 2.2 सी आर है, मून लिमिटेड की 2.8 सी आर है, फेयर वैल्यू ऑफ 10 ईच है ही, तो उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, 22 लाख होने चाहिए, इसके 28 लाख होने चाहिए, कि क्या जो हमारी क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन सन मून लिमिटेड इतने होने चाहिए 50 लाख। ठीक है, उन्होंने क्या क्या करा, अब देख लिया कि भाई कंबाइन एंटिटी के अंदर क्या परसेंटेज ऑफ शेयर्स आ गए, 44%, 56। ये वैसे ना जो आपके है ये एक्चुअली में 50 लाख शेयर्स ना इशू करेगा सनमून लिमिटेड, एक्चुअली में 50 लाख शेयर सनमून लिमिटेड इशू कर रहा है इन ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। जो सन लिमिटेड की 2.2 सी आर है, मून लिमिटेड की 2.8 सी आर है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर सनमून लिमिटेड कितना इशू करे। उसने देखा फेयर वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ कितनी है, पर शेयर 10 है, तो उसने देखा कि भाई फेयर वैल्यू डिवाइड बाई फेस वैल्यू 22 लाख 28 लाख। उन्होंने परसेंटेज निकाल लिया 56% इसका, आगे कैसे 28 लाख डिवाइड बाई 50 लाख, परसेंटेज निकाला 56% ऑफ मून लिमिटेड इन सन मून लिमिटेड।
सन मून लिमिटेड के अंदर मून लिमिटेड का शेयर होल्डिंग 56% है और सन लिमिटेड की इन दी सन मून लिमिटेड 44% है। तो इससे हमें पता ही चल गया कि भाई लार्जर एंटिटी मून लिमिटेड है। अब इस वाले केसेस में क्या होता है, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। अकाउंटिंग एक्वायरर वो होता है जो लार्जर एंटिटी होती है। तो इस वाले केस में अकाउंटिंग एक्वायरर मून लिमिटेड है और अकाउंटिंग एक्वायरी कौन है, सन मून लिमिटेड। और लीगल एक्वायरर कौन है, लीगल एक्वायरर सन मून लिमिटेड है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक्वायर मून लिमिटेड, सन लिमिटेड अकाउंटिंग एक्वायरी है और लीगल एक्वायरर सन मून लिमिटेड है। तो इस वाले अकाउंटिंग पर्पस के लिए अब हम निकालेंगे कि मून लिमिटेड सन लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू करें। अब कितने शेयर्स इशू करें, अब इस केस में क्या होता है, अगर जो हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर है उसके जो भी सारे बैलेंसेज होंगे वो हम सारे बुक वैल्यू पे ले लेंगे। बुक वैल्यू पे हम सारे बैलेंसेस ले लेंगे, तो इसमें तो कुछ हमें करना नहीं है, सारे बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। बट सन लिमिटेड के हमारे जो भी बैलेंसेज होंगे, टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी, दैट विल बी टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मून लिमिटेड सन लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू करेगा। अब हमने देखा कि भाई मून लिमिटेड की कितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, एग्जिस्टिंग उसकी शेयर कैपिटल कितनी है। इन्होंने कहा 1.4 CR है, 10 फेस वैल्यू है। तो हमने कहा वन, तो एक तरह देखा जाए मोटा मोटा 14 लाख हो गए, 14 लाख शेयर्स हो गए। अब जब हम इसके एट द बुक वैल्यू लेंगे तो हम देखेंगे मून लिमिटेड के शेयर्स तो 14 लाख ही रहेंगे, क्योंकि वो शेयर्स थोड़ी इशू करेगा अपने आप को, तो उसके तो 14 लाख रहेंगे। बट हमें उसकी शेयर होल्डिंग भी सेम रखनी पड़ेगी, कितनी, 56%। तो हमने कहा 14 लाख डिवाइड बाई 56%। तो टोटल जो भी शेयर होल्डिंग होगी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इन द न्यू एंटिटी, दैट विल बी 25 लाख। कैसे, 14 लाख डिवाइडेड बाई 56%, 25 लाख। तो इससे पता चलता है 25 लाख तो न्यू एंटिटी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो सेम वही निकाला है इन्होंने भी, 14 लाख शेयर्स मून लिमिटेड के हैं, 56% से डिवाइड कर दिया तो 25 लाख शेयर्स आ गए। ठीक है, अब इससे पता चलता है कि भाई 25 लाख में से 14 लाख तो मून के ही हैं, तो वो कितने शेयर्स इशू करेगा सन लिमिटेड को, दैट इज 11 लाख। तो 11 लाख शेयर वो इशू कर देगा। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, 11 लाख शेयर्स इशू करेगा, तो उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसके क्या फेयर वैल्यू क्या चल रही है, उसने देखा 2.8 CR की तो मेरी फेयर वैल्यू है ही 2.8 CR की, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास, 2 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 14 लाख। तो हमने देखा कि 20 पर शेयर एक शेयर की फेयर वैल्यू है। तो हमने हमने देखा कि 11 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे थे, 20 पर शेयर एक शेयर की फेयर वैल्यू है, टोटल कितनी आ गई, फिर हमारी क्या आ गई, पीसी 2.2 CR आ गई। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, 2.2 CR का हमारा पीसी निकल गया। अब बैलेंस शीट कैसे निकलेगी, इसके नोट्स वोट्स देख लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक और वर्किंग हम करेंगे। जैसे हमने देखा कि पीसी हमारा आया 2.2 CR। अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे कि असेट और लाइबिलिटी हमारी कितनी आई मून लिमिटेड सन लिमिटेड से। मून लिमिटेड तो हमारी कौन हो गया, अकाउंट के एक्वायर, सन लिमिटेड हमारी एक्वायरी है। तो उससे हमारे पास असेट लाइबिलिटी कितने आए, 2.2 CR। हम इसको क्या कर रहे थे, पीसी इशू कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा। तो अब हम देखें तो इसके अंदर, इसके हमें क्या किस किस की फेयर वैल्यू दे रखी है, इसके में दे रखी है, हाँ पीपी की दे रखी है 1.9 CR और 26 लाख दे रखी है इन्वेंट्री। तो बाकी सब तो किस पे आ गए, फेस वैल्यू पे ही आ गए, मतलब बुक वैल्यू पे। पीपी को हमें 1.9 CR पे लेना है, 1 करोड़ 90 लाख। ठीक है, और इन्होंने क्या, इन्वेस्टमेंट तो वही ले लो, बुक वैल्यू पे फेयर वैल्यू देंगी रखी है 21 लाख। इन्वेंट्री की इन्होंने दी थी 26 लाख, और 36 लाख हमारी आ गई ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू, बुक वैल्यू ये सारी। कैश का 9 लाख आ गया, और माइनस करो ट्रेड पेबल 20 लाख, और माइनस करो बोरिंग 60 लाख। ये कितना आ गया, 2 करोड़ 2 लाख। ये क्या आ गया, नेट एसेट्स आ गई। और आपने पीसी कितना, देखो ये वर्किंग में भी ये कर रखा होगा, ये तो आसान ही क्वेश्चन था, आप सबने कर ही लिया होगा। हाँ ये रहा। देखो पीपी, ये बस ये फेयर वैल्यू पे दो फिगर आएंगी, पीपी और आपकी इन्वेंट्री, ये 26 लाख और 1 करोड़ 90 लाख। बाकी सब आपको बुक वैल्यू पे लेनी है। एसेट और लाइबिलिटी, ये देखो नेट एसेट्स आ गई 2 करोड़ 2 लाख, और पीसी कितना इशू करा था आपने, 2 करोड़ 20 लाख, तो 18 की गुडविल आ गई। तो वही करना था, 18 की गुडविल लगा, बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट पे आए, 18 की गुडविल लगा दी। और पीपी वगैरह ये सब तो आपको ए प्लस बी करना है, सन लिमिटेड प्लस मून लिमिटेड। अब पीपी कितनी थी सन लिमिटेड, 1 करोड़ 90 लाख, और मून लिमिटेड की कितनी थी 1.5 CR, वही आ रही होगी 1.5 CR। और यहाँ पे 21 लाख और 11 लाख 32 हो गया होगा। और यहाँ पे 26 लाख था, 26 लाख की फेयर वैल्यू थी ना, 26 लाख प्लस 55 लाख, ये 81 हो गया होगा। और नीचे 36 प्लस 80 1 करोड़ 16 हो गया होगा, 9 प्लस 8 17 हो गया होगा, ये आ रहा होगा आंसर। आप सब चेक कर लीजिए, 32 81 1 करोड़ 16 17, 6 करोड़ 4 लाख फिगर आ गई। अब देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर क्योंकि इक्विटी में गफला होता है बहुत,
है ना, आप सबको पता ही है। और इसमें देखते हैं, हाँ, ट्रेड पेबल 20 और 30 50, बोरिंग कितनी 60 और 80 1 करोड़ 40, तो 50 और 1 करोड़ 40 ये आ रही होगी फिगर, आ गया 1 करोड़ 40 और 50, ठीक है, ये वाली फिगर्स आ गई आपकी। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था, अब हमने निकाल ही लिया था कि भाई टोटल, वैसे तो हमारा जो अकाउंटिंग एक्वायर, जो हमारा लीगल एक्वायरर है दैट इज सनमून लिमिटेड, वो इशू करेगा 50 लाख शेयर्स, ठीक है डन। बट अगर हमें देखा जाए तो हमारे जो, और वो 50 लाख शेयर्स इशू करेगा एट द फेस वैल्यू 10, तो क्या हमारा बैलेंस रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल का 50 लाख। बट अगर हम देखें अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से, मून लिमिटेड सन लिमिटेड को शेयर्स इशू कर रही है, वो भी 11 लाख शेयर्स, और टोटल शेयर्स इन द न्यू एंटिटी हो जाएंगे 25 लाख, ठीक है, 25 लाख, और वो शेयर्स इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 20, ठीक है। 20 के अंदर अगर हम देखें तो 10 की तो हमारा क्या है, प्रीमियम ही है, तो सबसे पहले 25 लाख शेयर्स इंटू में 10 की फेस वैल्यू है, तो 2 करोड़ 50 लाख तो हमारे यहाँ पे आ गए शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी के अंदर हमने क्या करा, वही करा है। अब इक्विटी किसकी लेनी है, सबसे सिंपल है, क्योंकि बाकी इक्विटी हम सन लिमिटेड की नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग हमने कर ली, हमने गुडविल निकालने के टाइम पे नेट असेट्स के अकॉर्डिंग, तो इसका हमें 61 लाख और 1 करोड़ 20 लाख का तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही वेस्ट है 1.2 से या 61 लाख, क्योंकि नेट असेट्स और पीसी का जो कंपेरिजन गुडविल आया था उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, अब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल देखा था, इसका 1 करोड़ 40 था, और 1 करोड़ 10 लाख हमने किसको, मून लिमिटेड को इशू करा, कैसे, 11 लाख के शेयर्स थे और 10 का फेस वैल्यू थी, ठीक है, तो हमारे पास 11 लाख का वो भी आ गया, तो 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख प्लस 1 करोड़ 40 लाख, तो हमारा टोटल आ जाएगा, ये सेकेंड, हाँ, 2 करोड़ 50 लाख। और अब हमें देखने की अदर इक्विटी के जो जनरल रिजर्व्स हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लेने हैं, मून लिमिटेड के लेने हैं, सन लिमिटेड का कोई काम नहीं है, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे ले लोगे आप वही 40 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 54 लाख, और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो कितना 11 लाख शेयर्स इशू करे हैं हमने, किसको, किसको करें, सन लिमिटेड को करें, 10 की क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 करोड़ 10 लाख और ऐड हो जाएगा, और टोटल इसका मून लिमिटेड का बैलेंस कितना है 54 लाख, टोटल जो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 1 करोड़ 64 लाख आ जाएगा, 1 करोड़ 64 लाख आ जाएगा अदर इक्विटी का बैलेंस 1.64 CR। तो ये सिंपल था, ये बैलेंसेस आपको लिखने हैं यहाँ पे, 2.5 CR का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, अदर इक्विटी 1.64 CR हो गया, बोरिंग CR, टोटल बैलेंस आपका आ जाएगा 6 करोड़ 4 लाख। बढ़िया, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, इंडिया 7 का क्वेश्चन था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसके अंदर क्या था, सबसे पहले तो इन्होंने पूछा कि एक लैंड है हमने 5 करोड़ में बेची है, एक और लैंड परचेज करी है 3 करोड़ में, तो कंपनी कह रही है कि उसने रिपोर्ट कर दिया कैश फ्लो ऑन नेट बेसिस एट रेट 2 CR, कैसे करा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज अ कैश रिसिप्ट जो भी उन्होंने फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। अब एडवाइस करो कि क्या ये करेक्ट है। ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है, हम कभी भी नेट बेसिस पे शो नहीं करते हैं, हाउएवर उसकी एक्सेप्शंस होती हैं, बट इस वाले केस में वो एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होंगी। तो एंटिटी को क्या करना चाहिए था, XYZ लिमिटेड को इसे सेपरेटली शो करना चाहिए था, 5 CR को एज अ कैश रिसिप्ट शो करना चाहिए था, और 3 CR को एज अ कैश पेमेंट शो करना चाहिए था। तो वही थ्योरी यहाँ पे लिखी होगी इन्होंने, मतलब मैंने लिखी है तो वही देखो, इस तरह मैंने एक्सट्रैक्ट शो करवा दिया आपको, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 5 CR और पेमेंट होगी 3 CR की, ये ना थ्योरी लिख दी है, तो इज़ नॉट करेक्ट है, फिर कंटेंशन ऑफ द कंपनी इज़ नॉट करेक्ट, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेपरेटली शो करना है। ये सिंपल था। अब इन्होंने दूसरे पार्ट में करवाया कि कैश फ्लो निकाल दो फ्रॉम ऑपरेशन, सारा कैश फ्लो नहीं बनाना है हमें, इसके अंदर सिर्फ हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। अब और वो भी किस मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, तो ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट भी कर सकते हैं, फिर ऐड टैक्स करोगे, फिर लास्ट में हमें टैक्स माइनस भी करना होता है, या बेटर क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर दो, सिंपल तो है। आपने क्या PAT में ऐड करोगे टैक्स, PBT निकालोगे, फिर सारी एडजस्टमेंट करते हो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, फिर वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट, फिर लास्ट में टैक्स पेड करवाते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या था, टैक्स पेड जो है हमारा सेम ही है जो हम टैक्स ऐड कर रहे हैं, कि प्रोविजन वगैरह कुछ इन्होंने दे नहीं रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है ना, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है, तो इसमें सेम ही है, तो ऐड करो फिर लेस करो, या ऐड लेस कुछ मत करो, इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए हम PBT से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 करोड़ 32 लाख। अब सबसे पहले देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये क्या है, ये ऐड बैक होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट पेड 12,000 ऐड बैक होगा, और डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा, क्यों, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इंटरेस्ट पेड हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी आपका नॉन कैश है, वही आ रहा होगा आपका, ये सब तीनों आइटम ऐड बैक हुए 28, 12, 8,
ठीक है। 28,000, 12,000, 8,000, 3 करोड़ 32 लाख, ये सब फिगर्स आपकी आ गई होंगी। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 12 लाख। हाँ, हम 2 करोड़ 12 लाख से स्टार्ट कर लेंगे। 3 करोड़ 32 से भी कर सकते हैं, 2 करोड़ 12 से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें देखना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में क्या है, पीपी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रही है 2020, अब इन्वेंट्री क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली हमारी जब इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो हम इसे ऐड बैक कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, इसे लेस कर देंगे। ये देख लीजिए आप, ये हो रहा होगा। हाँ, इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो रही है, ऐड हो गया, ट्रेड रिसीवेबल लेस हो गया। और हमारे पास ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं, हमारे पास ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा। और एक्सपेंसेस पेबल 12,000 के इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी ऐड बैक हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2,80,000 आ गया। ये भी स्टडी मैट का कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका इंडियस 21 पे बेस्ड था, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज वाला जो आपका इंडियस है। और इस इन्होंने कहा हरी लिमिटेड परचेज एंड इक्विपमेंट फॉर 10,200 CAD। कनाडा से इन्होंने परचेज करा है, क्रेडिट बेसिस पे करा है, 31 जनवरी को करा है। और हर लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी INR है, ठीक है। और इंडियस भी उस पर लगते हैं, इंडिया में तो लगते हैं इंडियस। और 12,100 इन्होंने कहा इनकी फेयर वैल्यू हुई है 31 मार्च 2020। ऑब्वियसली जब फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई तो सबसे पहले आपकी घंटी बच जानी चाहिए, रिवैल्यूएशन होगा। 12,100 है, माइनस में 10,200 है, तो 1,900 का तो रिवैल्यूएशन हो गया है। और इन्होंने क्या है, पेमेंट ओवरसीज सप्लायर को करी है 31 मार्च 2021 पे, ठीक है। तो इन्होंने वही करवाया है कि इसकी अकाउंटिंग वगैरह बता दो भाई कैसे करनी है। टैक्स रेट दे रखा है 25%, तो ठीक है, DTL या DTA जो वो देख लेंगे, बना लेंगे। तो अब सबसे पहले तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे क्या अकाउंटिंग होगी। 10,200 है हमारे पास इक्विपमेंट की कॉस्ट, और एक्सचेंज रेट दे रखा है 57.68। ये रहा 57.68 ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का एक्सचेंज रेट हो गया। 10,200 का हमारा इक्विपमेंट हो गया। तो हमारे पास जो आया आंसर आया 588,336। तो ये हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, इक्विपमेंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। और उसके बाद 31 मार्च 2020 पे हमने पेमेंट देखनी क्या हुई है, 62.12 का एक्सचेंज रेट हो गया। और इनिशियल में अब आप देखो मॉनेटरी आइटम को जो भी है हम जो करते हैं वैल्यू ऑन द फेयर वैल्यू पे करते हैं, ऑन द डेट ऑन बैलेंस शीट डेट। तो 62.12 पे इसका एक्सचेंज रेट हो गया। और माइनस में पहले कितना था 57.68। कितने क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 10,200, तो 45,288। ये आपका क्या आ गया, क्रेडिटर्स में इंक्रीज आ गया है, ठीक है। एक्सचेंज लॉस हो गया एक तरह से, PNL में लेके चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सचेंज लॉस ले जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं 12,100 माइनस 10,200, हमारा एक्सचेंज गेन था 1,900 का। अब 1,900 का एक्सचेंज गेन था तो उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाएंगे जो कि OCI में जाता है। किस रेट पे लेके जाएंगे 57.68, क्योंकि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाला नहीं देख रहे। इसकी आप एक एंट्री भी कर सकते हो कि भाई 12,100 माइनस 10,200 इंटू में क्या करा आपने, एक सेकेंड, 62.12 माइनस में 57.68 इंटू में 12,100, आंसर विल बी 53,724। ये वाला आपका हो गया, क्या हो गया, एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन आ गया। फिर 62.12 माइनस 57.68 मल्टीप्लाई 12,200, 53,724, ये आपका एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन आ गया। और आपका जो रिजर्व आया है, किसमें चेंज आया है, आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व आया है वो आपका है 1,900। 12,100 माइनस 10,200, 1,900। अब उसको क्या करो आप, ओरिजिनल जो ट्रांजेक्शन डेट पे आपका एक्सचेंज रेट था दैट इज 57.68, 1,09,592, ये आपका आ गया है रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये एक्सचेंज रेट की वजह से है 53,724। टोटल कितना आया 53,724, आपका 163,316, ये आपका आ गया टोटल चेंज। इसे भी हम निकाल सकते हैं 1,63,316। कैसे निकाल सकते हैं, हमने देखा कि 31 मार्च को हमारे पास रेट कितना है 62.12। हमने देखा 31 मार्च को हमारे पास कितने डॉलर की फेयर वैल्यू है 12,100। 12,100 मल्टीप्लाई बाय 62.12, वैल्यू होनी चाहिए 7,51,652। ऑन द इनिशियल ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है 57.68 मल्टीप्लाई बाय 10,200, 10,200 मल्टीप्लाई बाय 57.68, 588,336 माइनस करो दोनों को, आंसर क्या है 1,63,316। तो कैसे भी निकाल लो आप, या तो एक एंट्री कर लो, मैंने दो कर दी, क्यों सजेस्टेड में दो दे रखी थी इसलिए दो कर दी। और इस पे आप DTL बना लो, कितना है 25% का 4,0829, ठीक है।
ये आपकी एंट्री हो गई है। अब आप देखो 31 मार्च 2020 पे सेम करो, इन्होंने क्या कहा पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले तो भाई क्रेडिटर की वैल्यू फिर बढ़ गई, 69.24 हो गया, 69.24 माइनस में 62.12 कितना 10,200 से मल्टीप्लाई करो, 69.24 माइनस में 62.12 कितना इंक्रीज आया 7.12 का, मल्टीप्लाई बाय 10,200, ये तो आपका लॉस हो जाएगा 72624। ये रहा देखो 72624, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ड्यू टू ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपकी इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी थी 31 मार्च 2020 को थी 10,200 मल्टीप्लाई बाई 62.12, वो 6332624 आ गया। अभी हमने लॉस निकाल लिया 72624, ट्रेडर्स को पेमेंट कर दो 7,06,248 की। ठीक है, अब देखो इक्विपमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, अब इक्विपमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, इक्विपमेंट पे अगर हम देखें तो वही होगा 69.24 माइनस में, फेयर वैल्यू में तो कोई चेंज है नहीं, तो सिर्फ एक्सचेंज रेट में चेंज है, तो माइनस में क्या करेंगे 62.12 मल्टीप्लाई बाय किससे करा 12,100 से, ये आपका क्या हो गया इक्विपमेंट में चेंज हो गया 86,152। अब जब 86,152 रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्रिएट कर दिया, इस पे कितना बना दो डीटीएल बना दो 25% के हिसाब से 21538। दैट वाज सिंपल क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ऑल्दो पेपर बहुत लेंदी था, आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा लेंदी पेपर आया था। तो आप जहाँ आपको लगे कि आप अपनी वर्किंग्स को कट शॉर्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B क्या था, ये आपका इंडिया 12 से था। आपका डिफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी हमें निकालनी होती है, दो एडजस्टमेंट दे रखी है, अगेन मॉडल का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है ये। और इन्होंने क्या कहा, पहले तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है 1,24,000 के, जब इन्होंने कहा टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे डीटीएल बनाए, डीटीएल बनाए, अरे हम डीटीएल बनाएंगे 1,24,000 मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट कितना दे रखा है दैट इज 20%, तो मल्टीप्लाई 20% करा 24,000 का क्या बना दिया हमने डीटीएल बना दिया, 24,000 का डीटीएल बना दिया एज ऑन क्या, एज ऑन 1 अप्रैल द फॉलोइंग में एग्जिस्ट एज ऑन 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा एज ऑन 31 मार्च 2021 को हमने डिटेल बना दिया। अब इन्होंने क्या करा, जब भी आप देखते हो जब भी आपके टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं वो सेट ऑफ होते जाते हैं फ्यूचर ईयर्स में, क्योंकि हम देखते हैं टैक्स में फिर डिडक्शन मिलती जाती है डिप्रिसिएशन की, आज अकाउंटिंग में ज़्यादा मिली है बट कल को टैक्स में ज़्यादा मिलेगी तो डिफरेंस रिवर्सल होगा, फिर डीटीएल भी रिवर्स करते जाएंगे, तो वैसे ही होता है। अब इन्होंने क्या करा ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स है, तो 1,24,000 डिवाइड बाई 4 तो 31,000 ये रिवर्सल आता रहेगा, तो ऐसे हमने ये स्टेटमेंट बना ली कि भाई रिवर्सल ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ये नेक्स्ट 4 ईयर्स जो भी है उसमें 31,000 यहाँ पर रिवर्सल होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, अब डिडक्टेबल है तो इस पर डीटीए बनेगा, किसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 80,000 के, एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इक्वली ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। अब उन्होंने कहा नेक्स्ट 5 ईयर्स है तो 80,000 डिवाइड बाई 5 तो 16,000 ये रिवर्स होंगे। अभी जहाँ पे जो एक पॉइंट आता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्स्ट 4 ईयर्स है ना 31,000 16,000 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डीटीए बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप 31,000 को रिवर्स करोगे 31,000 पे आप डीटीए बना सकते हो एट द रेट ऑफ 20%, 6200 का बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये सब इन्होंने थ्योरी में भी लिखा हुआ है। मेन यहाँ पे जो चीज़ है आपकी 31 मार्च 2026 को आपका जो ये 16,000 का रिवर्सल हो रहा है ना, अब आपने देखा कि आपके पास कोई भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, जब आपके पास कोई भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है और ये लॉस मेकिंग एंटिटी भी है तो आप डीटीए नहीं बना सकते हो, तो ये चीज़ हमें लिखनी थी इसके अंदर। बट इस एक केस ये भी होता है अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है या हमें लगता है फ्यूचर में हमारे पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसमें डीटीए भी बना सकते हैं। आपने क्या करा पहले 16,000 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 84,000 था, बैलेंस 80,000 माइनस 80 था कितना था 16 इंटू 4 64,000, तो 80,000 में से 64,000 गया मतलब 16,000 बचा, 16,000 पे आप क्रिएट कर सकते हो 3,200 का क्या डी अगर आपके पास टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये थ्योरी थी, आपको मेन ये स्टेटमेंट बनानी थी और थोड़ी थ्योरी लिखनी थी, तो ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 3C, ये इंडिया 115 के ऊपर क्वेश्चन था। 115 आपका रिवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो ये अगेन इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर परसेंटेज 95% आ रही थी और इसके अंदर 94% आ रही है, तो ये सेम क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन। इन्होंने क्या दे रखा है फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट 22 लाख, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 20 लाख, और इन्होंने करा है कि इंसेंटिव वगैरह दे ना दें वेट के बेसिस पे, इन्हें पहले लगा कि भाई हम इंसेंटिव 25% नहीं दे सकते,
फिर बेकार में रिवर्सल करना पड़ जाएगा। तो उन्हें 10% मोस्ट लाइकली लगा, तो उन्होंने 2,20,000 को इंसेंटिव जो वेरिएबल कंसिडरेशन है उसके बेसिस पर अपनी वर्किंग कर ली। फिर इन्हें बाद में पता चला कि भाई रिजॉल्व दैट ड्यू टू 90% कॉन्फिडेंस इन अचीविंग 10%। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई वेरिएबल कंसिडरेशन 25% ले लो। कब? इन द ईयर 4। वो एट द एंड ऑफ ईयर 4 इन्हें पता चला, एट द एंड ऑफ ईयर 4 मेरा। तो ये भाई 25% कर दो। और उन्होंने कहा कि भाई सिग्निफिकेंट रिवर्सल अब नहीं हो सकता, अब तो 1 ही साल रह गया है, तो इसके बेसिस पर काउंटिंग कर दो। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी थी? 20 लाख की थी। और उस उन्होंने बताया ये हर एक साल में कितनी कितनी होगी ये भी। उन्होंने कहा कि हम परसेंटेज कॉस्ट वाले तरीके से करेंगे अकाउंटिंग। और उन्होंने कहा कि टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट डू नॉट चेंज। ठीक है, ये सब इन्होंने क्या रखा? परसेंटेज कॉस्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा था, कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट। या आप अपने AS7 में पढ़ के आए होंगे इंटरमीडिएट के अंदर, और फाइनल के अंदर भी सेम ही है। तो वही थी, इन्होंने कहा कि क्या क्या निकालना है। इनका रिवेन्यू निकाल दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो, मार्जिन निकाल दो, सिंप्लीफिकेशन पर्पज से 1-2 assumption ले लेना। और इसमें अकाउंटिंग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो भाई फिक्स कंसिडरेशन कितनी है? 22 लाख है। और हमारे पास कितनी है एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कम्प्लीट? हमारे पास है 20 लाख। तो 22 लाख डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई। अब ये प्रोपोर्शनेटली आप हर एक में बांट दो। हमारे पास थी 22 लाख की फिक्स कंसिडरेशन डिवाइड बाई 20 लाख की हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कम्प्लीट टोटल। फर्स्ट ईयर में कितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कम्प्लीट है? 1.2 लाख है। तो हमने देखा 1,32,000 फर्स्ट ईयर में आ गया, तो वही करा 1,32,000। ऐसे ही हमने करा कि भाई 3,70,000 कॉस्ट टू कम्प्लीट है, तो कैसे करेंगे? 4,07,000 आ गया। ये तो आसान था। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है कैसे वर्किंग हुई है। A इंटू एच बाई बी कैसे करा? H क्या है और A क्या है, B क्या है? A क्या है? फिक्स कंसिडरेशन 22 लाख की है। इसे डिवाइड कर दो आप किससे? एस्टिमेटेड कॉस्ट कंप्लीट 20 लाख से। ठीक है, तो आपने देखा 1.1 की वैल्यू आ रही है। सिंपल क्या करते रहो, इनको मल्टीप्लाई करते रहो 1.1 से। किसको? यहाँ पे H कॉस्ट टू कंप्लीट, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करते रहो। यहाँ पे एक तरह प्रोपोर्शनेट है कि भाई मेरी कॉस्ट 20 लाख की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अच्छा, फ्यूचर में मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 20 लाख वाली हर एक सालों पे इतनी इतनी है। और मुझे क्या करना है? 22 लाख को इन 5 साल पे बांटना है। जब इन 22 लाख को 5 साल पे बांटना है, किस में बांटना है? ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट। तो वही कर दिया। टोटल कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। फिक्स कंसिडरेशन किसको बांटना है? 22 लाख को। तो 22 लाख डिवाइड बाई 20। पहले साल में कितना बांटे? 1.2। 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में 3.7, 3.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,07 आ गया। तो ये ऐसे ही तरीके से है, ये बहुत सिंपल था। उसके बाद वेरिएबल कंसिडरेशन सेम। अब इन्हें स्टार्टिंग में तो लगा था 10% इंसेंटिव मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 2,20,000 कर लिया। एट द एंड ईयर ऑफ 4 लगा इन्हें कि भाई नहीं, अब तो हम 25% इंसेंटिव अचीव कर सकते हैं। तो 5,50,000 इंसेंटिव जो कि वेरिएबल कंसिडरेशन ऑफ 5.5 लाख ले लो। तो वही था, फर्स्ट 3 ईयर्स में आपका वेरिएबल कंसिडरेशन 2,20,000 आ गया। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 5,50,000। अब फर्स्ट 3 ईयर्स की अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल थी, सबने करी दी होगी आपकी। 2,20,000 अगे इसको भी किसमें बांटना है? कॉस्ट के बेसिस पे बांटना है। 2,20,000 आपका 2,20,000 आपका क्या है? वेरिएबल कंसिडरेशन आया। इसको डिवाइड बाय करो, 20 लाख की कॉस्ट थी एस्टिमेटेड। फर्स्ट ईयर में कितनी है? 1,20,000। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 13,200 आ गया। ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2,20,000 डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 3,70,000। ये आंसर क्या आया? ये आपका 40,700। ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या करोगे? 2,20,000 डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे आप? 8,20,000 से। तो आपने करा 90,200 आ गया। अब हमने देखा हाँ, अब थर्ड ईयर में हमने फोर्थ ईयर में देखा हमारे पास जो वेरिएबल कंसिडरेशन था 5,50,000 हो गया। मैंने करा 5,50,000 सेम फॉर्मूला है, डिवाइड बाई 20 लाख और मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट कितनी है हमारी? 5,70,000। 5,70,000 से मल्टीप्लाई करते तो 1,56,750। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा क्या क्या आया फिफ्थ ईयर में? 5,50,000 डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 जो फिफ्थ ईयर की 33,000। अब जब भी ऐसा वाला केस होता है यहाँ पे हमारी क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा वेरिएबल कंसिडरेशन मेरी चेंज हो रही है बट कॉन्ट्रैक्ट तो सेम ही है, कोई हमारा एडिशनल प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करते हैं। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू एडजस्टमेंट बोलो या क्यूमुलेटिव कैचअप। अब इसमें क्या होता है? मैंने देखा 5,50,000 मेरा रिवेन्यू था, ठीक है। 5,50,000 मेरा क्या हुआ? वेरिएबल कंसिडरेशन हुआ। तो फोर्थ ईयर तक 5,50,000 अगर स्टार्टिंग से होता तो फोर्थ ईयर के एंड तक कितना अप्रूव हो जाना चाहिए था? अच्छा, 5,50,000 यहाँ फोर्थ ईयर में। अगर मैं कहूँ ईयर 1 में 5.5 लाख हो, यहाँ पे ईयर 2 में 5.5 लाख हो, ईयर 3 में 5.5 लाख हो,
और ईयर 4 में तो 5.5 है ही। तब कितना बैलेंसेस होते ये वाले, और यहाँ तक हमारा मेरा रिवेन्यू कितना अक्रू हो जाता, आप खुद निकालिए एक बार। 5.5 लाख है, ठीक है। तो आपने देखा कि मेरी यहाँ पे कॉस्ट कितनी 1,20,000 कर हो गई। वही है ना, 5,50,000 को अगर मैं ईयर 1 पे बांटता तो 1,20,000 के बेसिस पे बढ़ता, यहाँ पे ईयर 2 में 3.7 लाख के बेस पे बढ़ता, ईयर 3 में 8.2 लाख के बेस पे बढ़ता, ईयर 4 में 5.7 के बेस पे। तो हमने वो 1,56,750 निकाला ही है। तो आप क्यों ना ये निकाल लो कि भाई, पर हमने एक्चुअल बांटा कितना है, हमने 13,200, 4,700, 40,700 और 90,200। तो अब इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट तो हो नहीं सकती। तो हम अब प्रोस्पेक्टिवली डील करेंगे क्योंकि, और अब हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो हम देख लेते हैं हमारी जो 5,50,000 है कितना ड्यू हो जाना चाहिए था। अगर मैं देखूँ 1,20,000 की कॉस्ट इनकर हो गई, 370 की हो गई, 820, 570, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई। अगर आप टोटल करोगे तो ये आएगी 120 प्लस 370 प्लस 820 प्लस 570। आप देखो 18,80,000, तो इतनी कॉस्ट आ गई। और मेरे पास टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 20 लाख। तो अगर आप देखो तो 94% आ गया, मतलब 94% जो वेरिएबल कंसिडरेशन है, दैट इज 5,50,000, वो ईयर एंड 4 पे तो बिल्कुल ही हम अप्रूव कर देना चाहिए था हमें एज इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यू। तो 94% को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5,50,000 से। तो देखा जाए तो हमारे पास 5,07,000 वेरिएबल कंसिडरेशन ऑलरेडी आ जाना चाहिए था ईयर एंड 4 तक। बट ऑलरेडी हमने कितना ड्यू करा है, अगर आप देखो तो 13,200, 40,700, 90,200, 1,56,750। तो इन सबका अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आता है, 13,200 प्लस 47,700 प्लस 90,200 प्लस वो 1,07,750, क्या आया 3,08,050। ये यहाँ पे देखो वर्किंग कर रखी है, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाई 94%। ये कैसे निकाला, क्यूमुलेटिव कॉस्ट निकाली 18,80,000 आ गई ईयर एंड 4 तक, टोटल कॉस्ट थी 20 लाख, परसेंटेज 94 निकल गई, 5,50,000 में मल्टीप्लाई करा 94। तो हमने कहा कि कितनी हमारी ड्यू हो जानी चाहिए, हमने वो निकाली 90, ड्यू कितनी हो जानी चाहिए 5,17,000। अब ऑलरेडी कितनी हम क्यूमुलेटिव रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, 3,08,50। तो हमने कहा कि भाई क्यूमुलेटिव 2,16,150 कर दो। तो हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट निकाली 2,16,150, ठीक है। ये क्लियर था। और नेक्स्ट में तो कुछ होना ही नहीं। अब देखो टोटल रिवेन्यू निकाल लिया, ऐड कर लिया, किसको फिक्स प्लस वेरिएबल को करके रिवेन्यू निकाल लिया, कॉस्ट तो हमें दे ही रखी थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, और मार्जिन निकाल दिया कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रिवेन्यू। बस इस तरीके से वाला क्वेश्चन था, दैट वाज फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, दैट वाज बेस्ड ऑन इंड AS 116 लीज अकाउंटिंग। सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ थी कि इस क्वेश्चन में सबको कंफ्यूजन हुई कि हम लीज रेंटल एट द बिगनिंग लें या लीज रेंटल एट द एंड लें। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने जो अपना स्टडी मैट में सॉल्यूशन करा है वो लीज रेंटल एट द बिगनिंग करा है। इसकी कह सकते हैं अजम्पशन भी है, या फिर कह लो कि यहाँ पे ना एक लाइन छुपी थी, एट दी कमेंस लीज कमेंसमेंट डेट जैकब लिमिटेड डिड नॉट थिंक दैट, अरे मैं कहाँ पे आ गया ऊपर थी, कहाँ पे गई लाइन, हाँ ये रहा, एनुअल लीज पेमेंट विल इंक्रीज बेस्ड ऑन एनुअल इंक्रीज इन द सीपीआई एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। इन्होंने देखो एग्जांपल दिया, द पेमेंट ड्यू ऑन 1 जनवरी 2019 विल बी बेस्ड ऑन द सीपीआई अवेलेबल ऑन 31 दिसंबर 2018। मतलब कह रहा है पेमेंट ड्यू ऑन 1 जनवरी 2019 मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, और किसके सीपीआई एट द एंड जो पिछले वाले हैं। तो मतलब पेमेंट ड्यू तो यहाँ से पता चल रहा है कि भैया बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। तो अब इस क्वेश्चन की अगेन दोनों कॉन्ट्रोवर्सी है, आधे बच्चे भैया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एट द एंड करके आए होंगे। अब आप अजम्पशन लिख लीजिए, अब उसके बेस पे क्या आंसर देता है आईसीआई वो तो उनको ही पता है। तो हम एट दी एंड मान एट दी बिगनिंग मान के चलते हैं क्योंकि आईसीआई ने वही करा हुआ है। और इसमें देख लीजिए इन्होंने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट लीज पे लिया था मशीनरी का 1 जनवरी 2018 पे, और इनिशियल लीज टर्म था हमारा 6 ईयर्स का, और रिन्यूअल ऑप्शन 2 ईयर्स का है। एनुअल पेमेंट फॉर द लीज है जो हमारा इनिशियल टर्म की 2,80,000 और 2,80,000 और रिन्यूअल टर्म की है 3,50,000 है। और इन्होंने कहा इंक्रीज करेगा ऑन द बेस ऑफ सीपीआई, ये तो चलो हम देखेंगे। सीपीआई बता रखा है इन्होंने दो किसी 250 और 260 दे रखा है। और इसे क्या लगता है अभी वाइबल ऑप्शन नहीं है किसका, हमारे पास रिन्यू करने का वाइबल ऑप्शन नहीं है। जब अभी इसको लग रहा है वाइबल ऑप्शन नहीं है तो हम ऑन द बेस ऑफ 6 ईयर्स अकाउंटिंग कर लेते हैं। इनिशियल में हमारे पास 6 ईयर्स है, उसके बेस पर हम प्रेजेंट वैल्यू फोन निकाल लेते हैं, इस पे इंटरेस्ट ड्यू करके इसकी पेमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो वही इन्होंने करा है, इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या क्या इंटरेस्ट रेट है, अभी देखो 8% है और 10% है। 8% है एट द लीज इंसेप्शन रेट और 10% है ऑन 1 जनवरी 2021,
ठीक है, 1 जनवरी 2021, दैट इज मतलब आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 21 जनवरी 2018 में मैंने लोन लिया, लीज पे लिए एक मशीनरी ली, और 1 जनवरी 2019 1 साल, 1 जनवरी 2020 2 साल, 1 जनवरी 2021 3 साल, मतलब 3 साल बाद मुझे ऐसा लगता है, ये कह सकते हैं कि इसने मेजर चेंजेस कर दिए इन द रिटेल शोरूम विच इंक्रीजेज इट्स इकोनॉमिक लाइफ बाय 5 ईयर्स। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो ऑब्वियसली अब बताओ क्या रीमेजरमेंट कैसे होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेजर इंक्रीज कर दी है, तो इसकी वजह से रिन्यू ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 5 ईयर्स। अब इन्होंने कब करा, 1 जनवरी 2021 को, मतलब अगले 5 साल और, तो मतलब 1 जनवरी 2026, तो 2026, तो इसलिए ऑब्वियसली इसे 8 साल, मतलब क्या है 6 साल का तो इस पे है ही ओरिजिनल लीज पीरियड। तो 1 जनवरी 2018 में 6 साल ऐड करो, 1 जनवरी 2024, तो ऑब्वियसली 2 ईयर्स इसे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज इसका जो 5 ईयर्स की इकोनॉमिक लाइफ है, जिसकी वजह से इसने क्या करा, रिन्यू, इसने क्या करा, मेजर चेंजेस करे, वो वेस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसे रिन्यू करना पड़ेगा। तो उसके आप थ्योरी लिख देते हैं। अब देखो 8% के बेसिस पे आप क्या निकालो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन निकालो। इनिशियल में तो हमें नहीं पता था रिन्यू करेगा, तो हम क्या करेंगे 6 ईयर्स के बेसिस पे कर लेंगे। 1 लाख डिवाइड कितना है, 1/1.08, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो, 1 2 3 4 5 तक ही करेंगे, क्योंकि एक तो आपका फर्स्ट ईयर का तो 1 ही रहेगा, तो GT+1 क्या आया, 4.9927 ऐसे करके आएगा इसका आंसर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4.9927 ऐसे कर लो, या फिर कहाँ पर, हाँ ये रहा, 4.9927 मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे, 2,80,000 से, आंसर क्या आएगा 1397। अच्छा मैंने पूरा ले लिया, इन्होंने 3 डेसिमल पॉइंट्स तक करा हुआ है, तो हम इसमें 3 डेसिमल, आप 4 तक भी कर सकते हो, पूरा एक साथ मान के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट इसमें जो कैश था कि लीज रेंटर एट द बिगनिंग है, इसकी वजह से हमने प्रेजेंट वैल्यू 1 लिखा है। आप सब या तो इसे 0.926 ऊपर ऊपर शिफ्ट करके यहाँ लिख सकते हो, 0.856 यहाँ लिख सकते हो एट द एंड जब आपने करा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लोन कम हो गई होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आपने एट द एंड 1 यहाँ पे एट द बिगनिंग नहीं करा, एट द एंड करा, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही होगी। कैसे देखते हैं कैसे होता है, बट हमने अभी ये वाले तरीके से करा हुआ है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 1398,040, मतलब पहले 3 साल, अब मैंने इनिशियल लोन को 1398,040 पे रिकॉग्नाइज करा होगा, वो इसकी लीज अकाउंटिंग है। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 साल और चले गए, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या करा, रिन्यू ऑप्शन मुझे एक्सरसाइज करना है, तो 3 साल तक मैं इसकी कैरिंग वैल्यू निकाल देता हूँ। 3 साल तक कैसे करा हमने, कैरिंग वैल्यू कैसे निकाली, अब देखो 1398,040 आया, 1398,040। अब मैंने इस पर क्या करा, सबसे पहले तो मैंने इसका वो कर दिया, लीज पेमेंट कर दी 2,80,000, क्योंकि हमारे पास क्या था, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, मेरे पास आया 11,18,040। अब इसमें मैंने इंटरेस्ट ड्यू करा, दैट इज 8%, वो है 89,443, ऐड करा, क्लोजिंग वैल्यू आ गई 12,07,483। अब मैंने क्या करा, दोबारा इसमें पेमेंट कर दी, किसकी लीज पेमेंट 2,80,000 की, मेरे पास आया 927,483.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8% इंटरेस्ट करा, 74,199, ऐड कर दिया, क्लोजिंग वैल्यू आ गई 10,01,682। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दी लीज पेमेंट की पेमेंट 2,80,000, 721 682 आ गया, ठीक है, इसमें मैंने फिर 8% का इंटरेस्ट ड्यू करा, दैट इज 57,735, ऐड करा, क्या आंसर आया 779,417, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई, हमारे पास जो लीज लाइबिलिटी है, कब, जब ऑन द डेट और जब मैं क्या कर रहा हूँ, रिन्यू ऑप्शन रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, उसकी वजह से रीमेजरमेंट होगा। और आर ओ यू एसेट पे क्या होगा, अब जब आप इनिशियल रिकॉग्निशन करोगे, आप एंट्री पास करोगे, आर ओ यू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, कितने अमाउंट की, 13,98,040। उसके बाद आप हर एक ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू करते रहोगे, पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट ड्यू पेमेंट, और साथ के साथ क्या करोगे, आर ओ यू एसेट पे इंडिया 16 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, 13,98,040, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या करोगे आप, लीज टर्म जो है दैट इज 6 ईयर्स, तो हमने कहा 233,007, और यहाँ पे आ गया 6,99,020, तीनों साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो हमने कहा क्या करा, कैरिंग वैल्यू ऑफ आर एसेट आ गई इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, और 779,417 हमारे पास आ गई लीज लाइबिलिटी की वैल्यू। वही चीज़ उन्होंने हमने करी है, इन्होंने थोड़ा टेबल फॉर्मेट में दिखाया, तो ये वाली जो है ना, रेफर वर्किंग नोट 2, ये वाली वैल्यूज़ मैंने आपको मैच करवा दी है, कैसे मैंने निकाली है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, अब जैसे रीमेजरमेंट करते हैं, अब इसमें क्या होता है, रीमेजरमेंट में आपको क्या करना होता है, आपको दोबारा लाइबिलिटी निकालनी होती है ऑन द डेट ऑफ रीमेजरमेंट, ठीक है। आपको जो भी आपकी न्यू टर्म्स हैं, इसमें क्या हुआ, आपको रीमेजरमेंट जो हमने करी, 2,80,000 तो हमारा इनिशियल क्या था,
इनिशियल लीज रेंटल थे, और 3,50,000 हमारे पास है रिन्यूअल टर्म की लीज रेंटल है। तो 2,80,000 अब हमें पता चला 1 जनवरी को उन्होंने कहा CPI इंडेक्स चेंज हो गया। तो CPI इंडेक्स जब चेंज हुआ तो इसके अकॉर्डिंग बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी CPI में चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल ERR पे अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज 8%। बहुत लोगों ने 8% पे कर दिया होगा। बट इसके अंदर एक और चीज़ थी, दैट इज आपका क्या हुआ, आपका लीज टर्म चेंज हुआ। जब भी या तो लीज टर्म चेंज होता है या आपने कहा ऑप्शन टू परचेज एक्सरसाइज हम करते हैं, दो केसेस में हमेशा हम क्या करते हैं, न्यू डिस्काउंट रेट लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, न्यू डिस्काउंट रेट 10% है। अब इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने एक बार पहले RTP के अंदर कोई गलत आंसर दे रखा था, इन्होंने 8% पे कर रखा था। बट उन्होंने जो हम लेटेस्ट स्टडी नेट निकाला है, उन्होंने इसके 10% के बेस पे उन्होंने सही आंसर निकाल दिया। तो उन्होंने 10% के बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यू डिस्काउंट रेट से अकाउंटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि दो केसेस होते हैं, या तो लीज टर्म चेंज हो या ऑप्शन टू परचेज चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, हम आपकी क्या करेंगे, न्यू रेट लेंगे, दैट इज 10%। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ऑप्शन टू परचेज तो है नहीं, बट हमारा लीज टर्म चेंज हुआ है, 6 ईयर्स था पहले, अब 8 ईयर्स हो गया, तो हम न्यू रेट लेंगे, दैट इज 10%। अब आप देख लो 2,80,000 है, इसका CPI में पहले चेंज करो, पहले क्या था, 260 हो गया, पहले 250 था। तो 260 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 250 करो, क्या आंसर है, 291,200। ये अगले 3 साल तक यही चलता रहेगा। कहाँ गया, कहाँ गया, मैं भी नीचे पहुँच जाता हूँ यार, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। 291,200 अगले 3 साल तक, क्योंकि अभी 3 ओरिजिनल लीज टर्म बच रहे हैं, तो उस पर तो आपका ये रहेगा, क्या रहेगा, 2,80,000 का तो क्या है, एग्जिस्टिंग लीज टर्म, लीज रेंटल, और उस पर क्या करोगे, CPI का इफेक्ट दो, क्या 260 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 250 करो, CPI इफेक्ट देने के बाद 291,200 का लीज पेमेंट आ गया। ठीक है, न्यू वाले। और लीज जो आपकी है, लीज टर्म जो एक्सटेंड हुआ है वो 2 ईयर्स का हुआ है, और उसका कितना था, लीज रेंटल 3,50,000 था। अब इस पे CPI का इफेक्ट दो, दैट इज 260 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 250 से, आंसर आएगा 364। ये अगले 2 साल है, 364। अब आपको जो डिस्काउंट रेट लेना है, ऑब्वियसली गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, 10% लेना है, न्यू वाला लेना है, और एट द बिगनिंग लेना है, इसलिए सबसे पहले 1 आएगा। जब 10 लेना है तो 1 डिवाइड 1.1 आपको पता है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। अब मैं आंसर निकालूँ, 291,200, ठीक है, 291,200 मल्टीप्लाई 0.909, ये आ गया 264,701। 291,200 मल्टीप्लाई 0.826, ये आपका 240,531। 364 मल्टीप्लाई बाय 0.751। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, वैसे मैंने चेक कर लिया, बट आप तब भी चेक कर लीजिए। आंसर आएगा 1318,408। तो ये आपकी क्या आ गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है, अब मैंने देखा एग्जिस्टिंग कितना है मेरा, न्यू तो आया 13,18,408। एग्जिस्टिंग कितना है, एग्जिस्टिंग मैंने निकाला था 779,417। तो मैंने देखा चेंज मेरा कितना हो गया, दैट इज 538,991, 538,991। इसको हम किस में एडजस्ट करेंगे, ROU एसेट में और लीज लाइबिलिटी में। लीज लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, ROU एसेट को डेबिट कर दो, तो ये इंक्रीज हो गया। ROU एसेट ऑलरेडी कितनी थी हमारे पास, 699,020, उसमें ऐड कर दो आप कितना, 538,991, बैलेंस आएगा कितना, 12,38,011। ठीक है, अभी से डिस्काउंट करो, इस पर डिप्रिसिएशन लगाओ, अब कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा, 3 साल चले गए, 5 साल बचे हैं, डिवाइड बाई 5 कर दो। ऑल दिस क्वेश्चन मांगा नहीं, बट ऐसे निकाल सकते हैं, 247,602.20, ऐसे करके हम न्यू डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। और इस एंट्री के नंबर थे जो थे, इसी की वजह से काउंटिंग करनी पड़ी सारी हमें, इसी एक एंट्री के चक्कर में। और सारी थ्योरी लिखी है इन्होंने कि भाई न्यू डिस्काउंट रेट 10% आ गया, 260 का CPI इफेक्ट दे देना, एग्जिस्टिंग ROU एसेट इतनी आ गई, लीज लाइबिलिटी इतनी आ गई, 13,18,408 न्यू लीज लाइबिलिटी आई, CPI वगैरह 4% से चेंज हुआ, कैसे, 260 माइनस 250 10 डिवाइड बाई 250 कितना आया, 4% से चेंज कर दो, ऐड करते जाओ, न्यू लीज रेंटल आए, न्यू डिस्काउंट रेट आया, फेयर वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी आई, और न्यू आ गई इतनी, एग्जिस्टिंग थी इतनी, चेंज आया, उसकी एंट्री पास कर दी, ROU टू लीज लाइबिलिटी, और एक दो वर्किंग लोन बना दी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इंडेस क्या था, थर्ड क्वेश्चन ही चल रहा है, बी पार्ट चल रहा है। इंडेस 102 था, शेयर बेस्ड पेमेंट, बहुत आसान था। ये आपका क्या था, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको कैश ऑल्टरनेटिव भी होता है, और आपका क्या होता है, इक्विटी ऑल्टरनेटिव होता है। अब देख लो कौन सा क्या एक्सरसाइज करेंगे। तो उस वाले केस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले इक्विटी कॉम्पोनेंट निकालते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर्स तो है 800 टाइम, और उसकी क्या है, रिस्ट्रिक्शन दे रखी है उन्होंने, 2 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। नहीं, रिस्ट्रिक्शन है इनकी, 4 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन है, और मिनिमम सर्विस
ये तो आपका वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स का हो गया और शेयर्स को आपको रखने हैं 4 ईयर्स। तो जब इन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी तो शेयर की वैल्यू गिर गई, फेयर वैल्यू दैट इज़ 460। तो मैंने देखा 810 तो मेरे पास शेयर के ऑप्शन है, मल्टीप्लाई बाय 460 करा तो इसकी फेयर वैल्यू 372 600 रह गई। अच्छा, मैंने देखा कैश ऑप्शन की कितनी वैल्यू है, कैश दिया है इन्होंने 650। अब तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट। फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट कितनी है, 650 को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रांट डेट दैट इज 1 अप्रैल 2020, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 480 से, ये आंसर आएगा आपका 3,12,000। 3,12,000 को मल्टीप्लाई माइनस कर दो किस में से, ये हमने निकाला ही था 3,72,600 में, तो इक्विटी कॉम्पोनेंट क्या आ गया 60,600। अब इसको क्या करेंगे, 2 ईयर्स का क्या है आपका वेस्टिंग पीरियड है, इसको डिवाइड बाय 2, तो ये आपका 30,300 का क्या करेंगे, दो केस होते हैं, एक तो एसबीपी लाइबिलिटी होता है और एसबीपी रिजर्व होता है। एसबीपी लाइबिलिटी हम बनाते हैं किसमें, कैश वाले ऑप्शन में, एसबीपी रिजर्व हम बनाते हैं शेयर्स वाले ऑप्शन में। अब इक्विटी कंपोनेंट आया है वो ऑब्वियसली शेयर्स की वजह से आया है, जब हम शेयर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे पास इक्विटी कंपोनेंट क्या है दैट इज 60,600 डिवाइड बाय 2 30,300, ये हम क्या करेंगे एसबीपी रिजर्व में लेके जाएंगे, एसबीपी रिजर्व जो आपका इक्विटी ऑप्शन होता है। और कैश ऑप्शन तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी फेयर वैल्यू चेंज हो रही है हर एक बैलेंस शीट डेट पे उस पर रिकॉग्नाइज करते रहो, ऐसे ही करना है। देखो आपने देखा 650 आपकी क्या है, कैश ऑप्शन है 650 शेयर्स, मल्टीप्लाई में हमने देखा कि 31 मार्च 2021 को क्या है हमारी फेयर वैल्यू है 530 की, डिवाइड बाय क्या करा 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो 172 250 आपका क्या आएगा फर्स्ट ईयर में 31 मार्च 2021 पे एसबीपी लाइबिलिटी आ जाएगी। इनका जनरेटिव मान लिया इन्होंने 31 मार्च 2021 पे 2022 पे कितनी जनरेटिव रहेगी। तो हमने देखो 172 250 हमने निकाल दिया। अब इसके बाद 31 मार्च 2022 पे क्या बैलेंसेस रह गए, 650 मल्टीप्लाई बाय 560, 560 ये रहा, फिर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है 3,64,000 ड्यू करना है, पर 31 मार्च 2021 पे हम ऑलरेडी कितना कर चुके हैं 172 250, ये माइनस कर दो 172 250, आंसर आएगा 191,750। तो टोटल जो भी हमें इंटरेस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ड्यू करना है वो फर्स्ट ईयर में ये आ गया 2,02,550, सेकेंड ईयर में 222,550। एंट्री पास करनी है एम्प्लॉय बेनिफिट टू एसबीपी रिजर्व टू एसबीपी लाइबिलिटी, रिजर्व हमारा इक्विटी वाला होता है, लाइबिलिटी हमारा कैश वाला होता है, इसकी एंट्री आपको पास करनी है। और लास्ट में इन्होंने क्या करा एसबीपी लाइबिलिटी को टू कैश करवा दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कैश ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो थी कि आपको ना यहाँ पे रिजर्व को ना जो इक्विटी वाला अमाउंट है दैट इज 60,600, इसको ट्रांसफर भी करना होता है, वही लिखा भी होगा इन्होंने 60,600 शेयर रिमेन विद इन इक्विटी, ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिसीव कैश ऑप्शन है फॉरफिट के, हाउएवर एबीसी लिमिटेड ये देखो लिखा may transfer the share based payment reserve within equity that is transfer from one component of equity to another, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप भाई टू अदर इक्विटी भी ट्रांसफर कर सकते हो या फिर कुछ भी मत करो, आंसर सेम रहने वाला है। अब इसका क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी, जब पहले वाला क्या था फोर्थ का बी था, फोर्थ का ए भी कर लिया हमने, हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, थर्ड वाला क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, फर्स्ट कर लिया, बढ़िया। फोर्थ का हमने ए कर लिया, फोर्थ का हमने बी कर लिया, फोर्थ का सी कर लिया। फोर्थ का सी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इंडेक्स 34 से क्वेश्चन था, ये पहले एक दो बार ये अपनी एमटीबी वगैरह में दे चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इन्होंने क्या कहा कि भैया जी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंडेक्स 34 है, हमें क्या बता रहे हैं, तो पता है इंडेक्स 34 लगता है, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल लो। अभी नेट प्रॉफिट 50 लाख है और उन्होंने क्या करा एडजस्टमेंट बेड डेट्स की 2,60,000 है इनका ड्यूरिंग द क्वार्टर, उन्होंने क्या करा 40% ऑफ बैड डेट्स हैव बीन डिफर टू द नेक्स्ट क्वार्टर। अब कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं आप नेक्स्ट क्वार्टर में डिफर नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल इंडेक्स 34 का, कोई भी एक्सपेंसेस हो वो उसी क्वार्टर में अक्रू होंगे, यदि आप नेक्स्ट क्वार्टर में कर दो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो 2,60,000 में से 40% मतलब 1,04,000 आपको क्या करना पड़ेगा 50 लाख में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने माइनस कर नहीं रखा है, इन्होंने माइनस कर नहीं रखा है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन 5,20,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ठीक है डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये एंट्री सही है। एक्सेप्शन लॉस ऑफ 8,16,000, अब ये देखो एक्सेप्शन लॉस हो गया कोई और 60% इन्होंने फिर डेफर कर दिया, क्यों कर दिया भाई, माइनस करो 8,16,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, 4,89,600 ये माइनस करो 50 लाख में से। और 4,70,000 था सेल एक्सपेंस था पर्टेन टू सेकेंड क्वार्टर था, ये भी डेफर कर दिया उन्होंने, क्योंकि इन्हें लगा कि भाई थर्ड क्वार्टर में ज़्यादा सेल हो जाएगी तो वहाँ पे डेबिट कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म हो जाएंगे। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना चलता है, जिस क्वार्टर का एक्सपेंडिचर है वहीं पे ही एक्रू करना पड़ेगा,
तो 4,70,000 माइनस और कर दो, तो आंसर आपका क्या आ गया 39,36,400। ये आपकी मेरे को कल थ्योरी लिखी, एडजस्टमेंट की रीजनिंग लिख दी, 39,36,400 आंसर आ गया। अब इसका एक और पार्ट पूछा था इन्होंने, क्या करा, इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट में से क्वेश्चन था। और इन्होंने क्या करा कि भाई इन्होंने कहा कि इक्विटी वैल्यू निकालो, किसकी निकालो, रिदम लिमिटेड की निकालो। और मिस्टर क्यू है, उन्होंने क्या करा है, वैल्यूएशन मार्केट अप्रोच से निकाली, इनकम अप्रोच से निकाली है, हायर वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। बट मैनेजमेंट हैप्पी नहीं है, उन्होंने कहा क्या करा कि भाई दोनों मार्केट वैल्यू और इनकम अप्रोच को 7:3 का वेट असाइन कर दो। तो हम भी आ गए, हमने कहा मार्केट वैल्यू कितनी है 3582 मल्टीप्लाई बाई, इन्होंने क्या करा मार्केट वैल्यू कितना वेट देना है 7 देना है, तो मतलब 0.7 समझ लो। और 21,99,930 ये आपका है इनकम अप्रोच, इसे 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 0.3 वेट देना है इनकम अप्रोच का। टोटल आया 31,67,645। अब इन्होंने क्या करा, सरप्लस कैश की वैल्यू कितनी है 2,10,388, ये ऐड कर दिया हमने। एक तो वैल्यू मार्केट और इनकम अप्रोच से आ गई थी, और 2,10,000 और ऐड कर दो, 2,10,388 कैश की वैल्यू आ गई। इन्होंने असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू और दे रखी है, इन्होंने फेयर वैल्यू ये भी ऐड कर दो 3,12,449। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, डेट की वैल्यू दे रखी है मेजरमेंट डेट पे, ये माइनस कर दो, डेट माइनस कर देना, इक्विटी निकालना है। ये तो हमने टोटल असेट निकाल दी भाई, वैल्यू कंपनी की कितनी थी, मार्केट अप्रोच से इतनी थी 35 वाली, और इनकम अप्रोच से 2199 थी। इनका 7:3 का वेट दे के हमने 31,67,645 निकाल लिया। अब इसमें ऐड कर दो क्या, कैश ऐड कर दो, एसेट लाइबिलिटीज जो भी है उनकी फेयर वैल्यू ये भी ऐड कर दो। अब इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो डेट, तभी हमें इक्विटी निकलेगा ना, -996,812, तो 26,93,670 आ गया इंटरप्राइज की के लिमिटेड की वैल्यू। के लिमिटेड क्या है, नहीं रिदम लिमिटेड, अच्छा इंस्टीट्यूट में के लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, के लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, आपका रिदम लिमिटेड है ये। रिदम लिमिटेड की वैल्यू आ गई, और नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 1,06,680, तो आपका 25.25 आ गया वैल्यू पर शेयर। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन था। ना क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंडियस 109 पे, 109 पे इन्होंने भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए। पहले 12 नंबर का SDR का क्वेश्चन, अब 12 नंबर का ये वाला क्वेश्चन, 24 नंबर, और लास्ट में 6 क्वेश्चन का बी पार्ट भी 5 नंबर का था। 29 मार्क्स तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से ही आ गया। तो सबसे पहले भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को निपटा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने क्या करा, राम लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, 25 लाख का लोन इंटरेस्ट फ्री दिया है, होलियन सब्सिडी बलराम लिमिटेड को दिया है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ है नहीं। उन्होंने कहा कैसे अकाउंटिंग करेंगे, 3-4 केस दे रखे हैं, राम लिमिटेड की बुक में, बलराम लिमिटेड की बुक में, CFS के अंदर। तो हम आए, उनका पहला केस है रिपेबल ऑन डिमांड। जब रिपेबल ऑन डिमांड है तो क्या है, फाइनेंशियल असेट है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। कब रिकोगनाइज करोगे, कैसे रिकोगनाइज करोगे सर, ये रिपेबल ऑन डिमांड है, तो हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट वगैरह ड्यू करेंगे नहीं, क्योंकि क्या है ये करंट असेट की फॉर्म में हो गया एक तरीके से। तो उन्होंने क्या करा, फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी की जो भी हमने कैश कंसिडरेशन जो भी है हमारा कितना 25 लाख, 25 लाख के बेसिस पे काउंटिंग कर लेंगे कि भाई राम लिमिटेड ने हमने लोन दिया, राम लिमिटेड ने लोन दिया ही नहीं, तो राम लिमिटेड क्या अकाउंटिंग कर देगा, राम ने लोन दिया किसको, सब्सिडी बलराम लिमिटेड, तो एक है बलराम लिमिटेड टू बैंक 25 लाख, ऐसी बलराम लिमिटेड क्या करेगा, बैंक ऑन डेबिट टू राम लिमिटेड 25 लाख, इसे लोन रिसीव हो गया। बस ये पहला पार्ट, मेन गेम था दूसरे पार्ट का, सारी अकाउंटिंग सारी एंट्री सब इसके अंदर ही होंगी दूसरे पार्ट में। इन्होंने क्या करा, लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 years, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम फॉर बोथ दी होल्डिंग। अच्छा 3 साल बाद पे करेंगे, 3 साल बाद पे करेंगे मैं लोन, तो ठीक है 25 लाख का लोन आज है, आज मुझे मिला है, फेयर वैल्यू हम अब क्या करेंगे, अकाउंटिंग कैसे डील करते हैं, 25 लाख का लोन मुझे मिला है, बट हमारा जो है पेमेंट करनी है आफ्टर 3 years, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ इक्विटी कॉम्पोनेंट भी होगा। आफ्टर 3 years की 12% के कौन डिस्काउंट की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना, 1/1.12, 1 2 3 0.7118, तो इन्होंने दे भी रखा है क्वेश्चन में 0.7118, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 25 लाख से, तो 1,77,9,500 इसकी फेयर वैल्यू ऑफ क्या कही लोन, और हमने कितना दिया 25 लाख दिया अपनी किसको, होलियन सब्सिडी को। हम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ लोन है कितनी है इसकी, फेयर वैल्यू ऑफ लोन है इसकी 0.7118 मल्टीप्लाई बाई 25 लाख, दैट इज 17,79,500, हम दे रहे हैं 25 लाख, मतलब 7,20,500, क्या दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये आपका हो गया इक्विटी कॉम्पोनेंट, इक्विटी कॉम्पोनेंट जो है इक्विटी कॉम्पोनेंट जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है किसमें, बलराम लिमिटेड में,
तो ऐसी करके एंट्री करनी थी। 1779 आपने क्या करा, लोन दिया, फेयर वैल्यू, ये इक्विटी कंपोनेंट आया। मतलब हम इक्विटी कंपोनेंट देखा जाए तो वो किसके एंड से है, इक्विटी कंपोनेंट हमने बलराम लिमिटेड में क्या करा है, हमने डीम इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है हमने, तो ये आपका वहां से आ गया। ठीक है, अब जब बलराम लिमिटेड लोन ले रही है राम लिमिटेड से, तो फेयर वैल्यू ऑफ लोन 17,500 रिकॉग्नाइज करेगी, और इक्विटी कंपोनेंट वो रिकॉग्नाइज करेगी। वो कैसे करेगी, वो कहेगी कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम राम लिमिटेड 7,20,500। एंट्री जैसे ये बलराम लिमिटेड की जो एंट्री है राम लिमिटेड ने करी है, ऐसी सेम एंट्री बलराम लिमिटेड अपनी बुक्स में करेगी, उल्टी हो जाएगी बस एंट्री। देखो वो ये करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू इक्विटी, इक्विटी कंपोनेंट कौन रिकॉग्नाइज करेगा, बलराम लिमिटेड। ठीक है, फिर एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले कॉन्सेप्ट है। वो लोन 25 लाख का लोन लिया, फेयर वैल्यू ऑफ लोन थी 17,79,500, इक्विटी कंपोनेंट आ गया 7,20,500, और किसके लिए, बलराम लिमिटेड के लिए। राम लिमिटेड के लिए तो क्या है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब इस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे कैसे, 17,79,500 इस पर 12%, कितना आया, 2,13,540। बलराम लिमिटेड अब क्या करेगा, राम लिमिटेड ड्यू करेगा किस पे, लोन टू बलराम टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इनकम ड्यू करता रहेगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू करता रहेगा। सेम ऐसी होगा एंट्री, जो हमारी एंट्री राम लिमिटेड की है, बलराम लिमिटेड उसकी रिवर्स एंट्री, उल्टी एंट्री करता रहेगा। तो सेम हमने यहाँ पे वर्किंग बना ली, 2,13,540 आ गया। ठीक है, ये ऐड करा तो 19,93,040, इस पे फिर 12%, ये आया कितना, 239,165, फिर ऐड करा इस पे फिर 12%, यह आया आपका कितना, 267,795। ये बैलेंसिंग फिगर का आंसर आ जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, राम लिमिटेड को पेमेंट मिल जाएगी, बलराम लिमिटेड अपनी सब्सिडी से, बैंक ऑन डेबिट टू लोन टू बलराम। ये इसकी बलराम लिमिटेड की एंट्री सारी रिवर्स ही होनी, बैंक ऑन डेबिट टू राम लिमिटेड से इक्विटी, वो लोन आया, इक्विटी अमाउंट आया, वो इंटरेस्ट इनकम ड्यू कर रहा था, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू करेगा, सेम अमाउंट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस, लास्ट में क्या करेगा, राम लिमिटेड को पेमेंट कर देगा 25 लाख की। ये सब आपकी वर्किंग्स हैं। और सी पार्ट क्या है, इन्होंने क्या करा, व्हेन जनरली फंड्स आर अवेलेबल। अब जब भी फंड्स आपके अवेलेबल होते हैं, दैट डजंट मीन कि भाई लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, या तो क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि भाई लोन रिपेबल ऑन डिमांड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड नहीं है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते अज्यूम। फंड्स हो ना हो वो एक अलग बात है, तो सेम अकाउंटिंग जो आपकी केस सिनेरियो 2 में हुई है, वो सेम अकाउंटिंग हो जाएगी इस वाले केस में। वही लिखा हुआ इन्होंने, लिखा तो मैं नहीं है हाँ, वही जो इसकी सेम केस सिनेरियो 2 में अकाउंटिंग है, वही सेम अकाउंटिंग हो जाएगी, छोरी आप देख लेना। और सीएफएस में तो क्या होता है सर, सेट ऑफ एंट्री होती है, कुछ करना ही नहीं होता, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट सारी की सारी कट जाती हैं, तो तीनों ही केसेस में नॉक ऑफ कर देंगे, एंट्री सारी काट पीट देंगे, आगे बढ़ो, यही है। और बस इस तरीके से ही है। नाउ सेकंड जो है 5 का बी, दैट इज इंडिया 33 पे क्वेश्चन आया है, अर्निंग पर शेयर पे आया है। अब इसके अंदर क्या, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस ऑफ डर लिमिटेड, तो सबने निकाल दिया होगा। अब डायलूटेड ईपीएस ऑफ सोन लिमिटेड, इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक ईपीएस ऑफ डर लिमिटेड निकाल लेते हैं, कैसे, कंटिन्यूइंग का कैसे है, 2,52,000 डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 80,000, 3.15 आ गया। डिसकंटिन्यूइंग का कैसे रहा, 4,20,000 नेगेटिव का है, डिवाइड बाई 80,000 WANS हो गया, 4,22,000 था, 4,20,000 आपका क्या हुआ, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 80,000, 5.25 नेगेटिव हो गया। और नेट आपका ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आपका लॉस आ रहा है 4,20,000 नेगेटिव प्लस 2,52,000, 1,68,000 का नेगेटिव फिगर आ गई, और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 80, 2.1 का आपका नेगेटिव आ गया ओवरऑल बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ डक लिमिटेड। ठीक है, डायलूटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे, अब इसमें सेम डायलूटेड ईपीएस देखो, कंटिन्यूइंग की 2,52,000 डिवाइडेड बाय, अब इसमें क्या पोटेंशियल शेयर्स आप ऐड कर देते हैं डायलूटेड ईपीएस के अंदर। अब इन्होंने सेविंग्स वगैरह तो नहीं दे रखी हैं, बट हमारे पास चलो इंक्रीज इन शेयर्स हैं ड्यू टू स्टॉक ऑप्शंस, ये हमारे रैंक 1 होते हैं, डायलूटेड 100% डायलूटेड होते हैं, तो ये हम ऐड कर देंगे 80,000 प्लस 16,000, ये आपका क्या हो गया, एडजस्टेड वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 96,000। तो 2,52,000 हमारा क्या था, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिवाइड बाय 96,000, ये हमारे पास आ गया 2.625 की हमारी क्या आ गई, डायलूटेड ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इस कंटिन्यूइंग हमारी क्या रहा, 4,20,000 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 96,000, ये आया हमारा 4.375, ओवरऑल हमारी क्या रही 1,68,000 डिवाइड बाय 96,000, 1.75 नेगेटिव। अब इसमें क्या आ रहा, कंटिन्यूइंग यहाँ पे क्या है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हम देखेंगे डायलूटेड ईपीएस निकालने का, क्योंकि हमने क्या देखा, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है,
तो देयर इज अ डाइल्यूशन इन द बेसिक ईपीएस। क्यों है? क्योंकि हमारी बेसिक ईपीएस पहले कितनी थी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की 3.15 और डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी आ रही है 2.625। ठीक है, 2.625 की है ना, हाँ 2.625 है। हाँ तो ये हमारी कम हो गई है, तो जब कम हो गई तो हमारी डाइल्यूटेड है। ओवरऑल बेसिस पे जज नहीं करना, ओवरऑल बेसिस पे शायद आपका 2.1 नेगेटिव था, उसके बाद वो 1.75 हो गया तो आप कह दोगे एंटी डाइल्यूटिव हो गया। ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे किस पे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बेसिस पे देखना है, और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हमारी डाइल्यूट हो रही है ईपीएस हमारी 3.15 से 2.625 पे जा रही है। ओवरऑल भले ही चाहे वो आपकी क्या है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ईपीएस आपकी इंक्रीज हो रही हो, वो नहीं देखना, आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखना है। अब आप आओगे डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ सोन लिमिटेड। अब इसमें देखो यहाँ पे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ना 1,80,000 नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली इसकी बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम ही रहेगी। इसकी बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जब 1,80,000 नेगेटिव हो गया, 1,80,000 नेगेटिव हो गया, जब आपको 1,80,000 नेगेटिव हो गया ऑब्वियसली इसकी ईपीएस कम आएगी। जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे कम हो जाएगी, जब कम हो जाएगी तो एंटी डाइल्यूशन हो जाएगा, तो हमें वो तो करना ही है। तो इसलिए बेसिक और आपकी क्या डाइल्यूटेड सेम ही ईपीएस रहेगी। और आपको जब सेम रहेगी तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल शेयर्स तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि जब पोटेंशियल आपकी सेम रहेगी तो इसके अंदर आंसर क्या है, बेसिक ईपीएस और ये सब सेम रहेगा। 1,80,000 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 96,000, या क्या 1.875 नेगेटिव, फिर 325,920 डिसकंटिन्यू डिवाइड बाय 96,000, या आपका 3.395, 3.395। और ओवरऑल क्या रहा आपका, ओवरऑल 145,920 डिवाइडेड बाय 96,000, ये आपका रहा 1.52। ये आपका ओवरऑल क्या रही, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम है 1.5। ये कंट्रोल नंबर क्या है यहाँ पे, कंट्रोल नंबर है आपका लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तो एंटी डाइल्यूशन हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, बेसिक और डाइल्यूटेड सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट थ्योरी था, इंडिया सेट का क्वेश्चन था। इन्होंने कहा था कि भाई पीपीए को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो बताओ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। तो आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना, इंडिया सेट का क्वेश्चन है। इंडिया 16 की थ्योरी चिपकाई है, इंडिया 40 क्वेश्चन वो थ्योरी चिपकाई है, और इन्होंने कहा लास्ट में क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं है, तो कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब बी पार्ट देखो दोबारा आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, इंडिया 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके अंदर क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है एम लिमिटेड ने, 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई है, फिनिश डेट 5 साल का लीज टर्म हो गया, 2021 को एंड हो रहा है मार्च में, और 5 साल का लीज टर्म है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 लाख की है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, किससे कैसे निकाला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अरे ये ना मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया ना सर 9%, तो दिखाओ 1/1.09, 1 2 3 4 5 क्या है 0.6499, ये दे रखा है क्वेश्चन में, निकालना ही नहीं है हमें तो। और इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट रेट नहीं दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट का, ये तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, तो हम अज्यूम कर लेंगे भाई ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और जब भी इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो आप क्या करोगे, इसमें प्रीपेड लीज रेंटल निकलेगा, प्रीपेड लीज रेंटल निकलेगा। 20 लाख को मल्टीप्लाई करो आप किससे, फेयर वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई 0.6499, फेयर वैल्यू देखी 12,99,800, माइनस करा आपने 20 लाख, तो हमने देखा कि भाई 7,02,000 का डिफरेंस आया। ये क्या करोगे, प्रीपेड लीज रेंटल है, और इसको क्या करोगे आप, प्रीपेड लीज रेंटल को सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, आपने क्या करा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे करी है, इसकी एंट्री देख लेते हैं। देखो ये सारी वर्किंग हुई, फेयर वैल्यू निकाली 12,99,800, प्रीपेड लीज आ गया हमारा 7,02,000, हमने क्या करा सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने पेमेंट कर दी, देखो 20 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट ड्यू कर ली, और प्रीपेड लीज रेंटल 7,02,000, 7,02,000। और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, किस पे 12,99,800 इंटू पे 9%, तो 1,16,982, ठीक है, इस पे ड्यू करेंगे। फिर इस पे भी अब इसको ऐड कर देंगे किसमें 12,99,800, इस पे फिर 9% ड्यू करो, या फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। ये बैलेंसिंग कैसे, हाँ ऐसे करेंगे ना। और इसमें क्या करेंगे, एक और आपका आर प्रीपेड लीज रेंटल है ना, अब इसको पीएनएल में इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे, 7,02,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,40,040, तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी। सेम एंट्री है, सेम बार को चिपकानी है आपको एंट्री, और लास्ट ईयर में एंट्री करने को कह रहा था, ये आप कर ही लोगे। इसकी एक टेबल सी बना लेना, अदरवाइज मैं 165,226 आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कैसे निकालेंगे, 12,99,800 प्लस में क्या करेंगे 9%, फिर प्लस क्या करेंगे 9%, 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार 9%, चौथी बार 9%, और 5वें साल क्या होगा 20 लाख, माइनस कर दो, वो डिफरेंस ही आएगा, दैट इज 165,226, ये आ रहा होगा, ये आ रहा है सर। आर ओ सेट तो सेम रहेगा ही रहेगा, और लास्ट में क्या होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट से आपको पेमेंट आ जाएगी 20 लाख की। दैट वाज सिंपल क्वेश्चन।
सी क्वेश्चन है, दैट वाज इंडियाज 2 इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन है, बाय प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है और इन्होंने क्या करा था भाई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल दो MP1 MP2। जब भी बाय प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं जो भी उसकी NRV होती है वो हम जॉइंट कॉस्ट में से लेस करते हैं, हम उसकी जॉइंट कॉस्ट निकालते हैं और उसके बेस पे जॉइंट कॉस्ट हम बांट देंगे दोनों प्रोडक्ट MP1 MP2 में। MP1 MP2 में जॉइंट कॉस्ट बांट के टोटल यूनिट से कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। जैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऑल दो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, 5 नंबर के लिए कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया और ये लेंथी पेपर बनाया उन्होंने। NRV देख लो कितनी है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की। बाय प्रोडक्ट इन्होंने का मार्केट प्राइस 10 का है, 80,000 इन्होंने 8,000 इन्होंने यूनिट बोली, 8,000 इंटू 10 कितना है 80,000। माइनस में पैकिंग चार्जेस कितने हैं, इन्होंने क्या करा 8,000 के पैकिंग चार्जेस हैं और इन्होंने क्या करा 32,000 के प्रोसेसिंग चार्जेस हैं कि 8,000 इंटू 10 माइनस में 8,000 माइनस में 32,000 तो 40,000 की इसकी NRV आ गई, कोई पता हुआ पहले या NRV बाय प्रोडक्ट 40,000 आ गई। अब इन्होंने क्या करा जॉइंट कॉस्ट निकाली है, जॉइंट कॉस्ट में क्या करा देखो सारी कॉस्ट ऐड कर दो, ये वाली ये सारी ये वाली 6,00,000 360 260 2,00,000 6,00,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,00,000 यह 14,20,000। NRV और बाय प्रोडक्ट लेस करो कितना था 40,000। पर उन्होंने सेल ऑफ स्क्रैप है, सेल ऑफ स्क्रैप क्या है इसको भी लेस करेंगे, ये नॉर्मल ऑपरेशन की वजह से हुआ माइनस 20,000। तो हमारा क्या आ गया 13,60,000 आपका क्या आ गया जॉइंट कॉस्ट। अब इसको आप बांटो, अब इसको आप बांटेंगे किस रेशियो में, सेल वैल्यू एट दी क्या है सेल वैल्यू एट द सेपरेशन पॉइंट, सेल रियलाइजेशन वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। वो कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट्स MP1 की है 20,000, MP2 की कितनी है 16,000, इसका एवरेज मार्केट प्राइस कितना है 45 और इसका कितना है 37.5, मल्टीप्लाई कर दो सेल वैल्यू आ जाएगी उसके रेशियो बांट देंगे 20,000 MP1 MP2 16,000 यूनिट्स हो गई, इसका प्राइस कितना 45 इसका कितना 37.5 मल्टीप्लाई करो ये आया आपका 9 लाख सेल वैल्यू, इसकी कितनी है 6 लाख, रेशियो बना 3:2। अब 13,60,000 को 3:2 के रेशियो बांट दो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 8,16,000 और ये 5,54,000। अब ये क्या पर यूनिट निकाल लो 8,16,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स तो आपका ये 40.8। ऐसे ही आपने MP2 को करा 5,44,000 डिवाइडेड बाय 16,000 यह आपको 34। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या निकालेंगे सर, कॉस्ट पर यूनिट आ गई 40.8 34 और मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे, आप कर देंगे मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से दैट इज 1,000 एंड 4,000। हाँ ठीक है 1,000 एंड 400 से 1,400 ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 1,000 मल्टीप्लाई 40.8 दैट इज 40,800 एंड 400 मल्टीप्लाई 34 दैट इज 13,600। ठीक है सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6D दैट इज इंड AS 110 क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, शायद बहुत लोगों ने तो ये इंटरमीडिएट में भी करा होगा, आप न्यू कोर्स से हैं तो इंटरमीडिएट में था ये वाला क्वेश्चन। और इन्होंने कहा NCI वैल्यू निकालो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, गुडविल बार्गेन परचेज निकालो, अमाउंट ऑफ शेयर निकालो, होल्डिंग कंपनी का कितना है, ओन रिटेन नहीं 4,00,000। सबसे पहला केस नेट एसेट ना, इन्होंने क्या कहा NCI निकालनी, मेजर दो केस होते हैं NCI मेजर करने के, एक तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट होती है और एक होती है प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड। कैसे करते हैं NCI वाले, जो फेयर वैल्यू में तो हमें दे रखी होती है फेयर वैल्यू, इन्होंने क्या करा है आइडेंटिफाई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड लगाओ। प्रोपोर्शनेट शेयर वैल्यू में क्या करते हैं NCI का जो भी परसेंटेज है मल्टीप्लाई करते हैं नेट एसेट से। ठीक है अब इस केस में नेट एसेट्स हमें दी नहीं रखी हैं, तो नेट एसेट्स अगर हमें नहीं दे रखी हैं तो एक और तरीका होता है दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, तो दूसरा तरीका होता है निकालने का नेट एसेट्स। तो पहले केस में नेट एसेट्स कितनी हुई 2,00,000 प्लस 1,00,000 3,00,000 और उसको 10% करा NCI वैल्यू, क्योंकि 100% तो टोटल शेयर्स होते हैं, 90% कौन सब्सिडी कंपनी होल्ड कर रही है P, 10% NCI हो गया, तो कितना बचा 30,000 आपका क्या आ गया NCI ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कैसे 3,00,000 मल्टीप्लाई 10%। तो वही वर्किंग है आपकी NCI के परसेंटेज निकलवाया पहले, पहले केस में 10%, दूसरे 15, इसमें 20, इसमें 0, तो वही करा 10 15 20 0। ठीक है अब NCI निकाला, कैसे निकाला, इसकी कितनी हो गई नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ, इसकी 3,00,000, इसकी कितनी 260 140 180। अब 3,00,000 को 10% से मल्टीप्लाई करो 30,000, 2,60,000 को 15,000 से मल्टीप्लाई करो कितना है 15% से 39,000 और 1,40,000 को 20 से करोगे तो 28,000 और यहाँ तो नील है ही, देखो वही आ रहा होगा NCI। ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे करोगे वही कर लो,
3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 34,000। और इसमें क्या हो, सॉरी, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 36,000। और इसमें क्या हुआ, 1,40,000 इंटू में 20%, कितना हुआ, 28,000। और लास्ट में तो मिल है, ये आपका NCI आ गया। अब उन्होंने क्या करा, गुडविल पार्किंग परचेज निकलवाया। गुडविल पार्किंग परचेज कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि भाई नेट एसेट कितनी है, 2,10,000 कितनी होगी, 2,00,000 प्लस 1,00,000 3,00,000। मेरा शेयर कितना है उसमें, 90%। मुझे मिली कितनी, 2,70,000। कॉस्ट कितनी है, 2,80,000। 10,000 का क्या हो गया, गुडविल। दूसरा तरीका भी है ऐसे निकालने का, जो इन्होंने करा होगा शायद। 2,80,000 की तो हमारे पास क्या है, कंसिडरेशन। 3,00,000 की आइडेंटिफाइबल एसेट, NCI कितने का, 30,000। तो 3,00,000 प्लस 30,000 माइनस में क्या करा, सॉरी 3,00,000 माइनस में 2,80,000 प्लस 30,000 माइनस में 3,00,000, 10,000 का क्या आ गया, गुडविल। सेम इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। NCI में दे रखी है, हमने निकाल दी फर्स्ट पार्ट में 30,000, 39, 28, 0। ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल दी 30,000, 39, 28,000, 0। यहाँ पे हमने लिख दिया NCI 30,000, 39,000, 28,000, 0। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी थी 2,80,000, 2,08,000, 1,12,000, 2,00,000। क्या है ये देखो, 2,80,000, 2,08,000, 1,12,000, 2,00,000। ठीक है, बेहतरीन। और हमारे पास क्या हो, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 3,00,000, 2,60,000, 1,40,000, 1,80,000, यही लिखा हुआ। 3,00,000, 2,60,000, 1,40,000, 1,80,000। तो गुडविल कैसे निकला, वही देख लो, फॉर्मूला लगा रखा है, G+H माइनस आई। तो 2,80,000 प्लस 30, 3 10 माइनस 3 10,000। 2,08,000 प्लस 39,000 माइनस में 2,60,000। इसमें तो क्या आ गया, बार्गेन परचेज, 13,000 का बार्गेन परचेज आ गया इसमें। और इसमें क्या है, 1,12,000 प्लस 28, 1,40,000 माइनस 1,40,000 मिल आ गया, ना गुडविल ना बार्गेन परचेज। और इसमें क्या हुआ, 2,00,000 और NCI तो था ही नहीं, और हमने क्या करा, आइडेंटिफाइड एसेट 1,80,000, 20,000 की गुडविल आ गई, खत्म का। अब हमने क्या करा भाई, हमें निकाल दो कि भाई होल्डिंग कंपनी के P&L में कितना बैलेंस ऐड होगा। अब इसमें देखो कि होल्डिंग कंपनी के में कितना ऐड होगा, हम देख लेते हैं। 1,40,000 की रिटेन अर्निंग है, 1,00,000 का ओपनिंग था, 1,40,000 क्लोजिंग, तो मतलब कितना आया इंक्रीज, 40,000 का। इसका परसेंटेज कितना है, 90%। तो 36,000 ऐड होना चाहिए। देखो वही आया है, 36,000 वही आया। देखो क्लोजिंग और ओपनिंग वही कर लो। ओपनिंग था 1,60,000, 40, 80, वही करा हुआ। 1,60,000, 40, 80। क्लोजिंग कितना रहा, क्लोजिंग है आपका 1,40,000, 40, 40, 1,12। 1,40,000, 40, 40, 1,12। डिफरेंस देख लो, 40,000 का इंक्रीज हो गया, 20 का नेगेटिव, यहाँ पे नील, यहाँ पे 32 का इंक्रीज हो गया। और इसकी परसेंटेज से बांट दो, इसका 90% था, 40,000 इंटू 90%, 36,000। इसका कितना आया, 20,000 नेगेटिव है, मल्टीप्लाई 85%, तो क्या हो, 17,000 नेगेटिव आया। थर्ड केस में तो चेंज आया ही नहीं, नील है। और लास्ट में तो 100%, 32,000 बस। तो सर ये था आपका ओवरऑल पेपर सॉल्यूशन ऑफ CA फाइनल दिसंबर 2021 एग्ज़ाम। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ऑल्दो मैंने अपने तरफ से ही बनाए वाले सॉल्यूशंस, आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स, आई गेस ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। अगर आपको कोई भी इसमें लगता है यू हैव डिफरेंट अजम्पशन, यू हैव डिफरेंट व्यू, या आपको कहीं पे भी लग रहा है एरर है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा एंड आई विल लुक इनटू दैट। और अपनी पढ़ाई को हाइड करते रहिए, अपनी पढ़ाई से मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक गाइस, and best of luck for your exams. Enjoy. All the best.